यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? एक बार मुझे कंफर्म करोगे? Yes, sir. ओके सर। ओके सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो हम लोग सर क्या पढ़ेंगे? सर कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ लास्ट वीक थोड़ा सा नहीं हो पाया था, तो उससे पहले तो हुआ था, मुझे याद है। मैं ये टॉपिक फ्रेशली स्टार्ट किया था, एकदम फ्रेश कंपनी लॉ का टॉपिक था कि सर डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर, इस सब के बीच में डिफरेंस क्या है। स्पेशली शेयर और डिबेंचर में फर्क तो आप लोगों को पता ही है ना। शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये दोनों क्या होता है सर? चाहे आप शेयर कैपिटल देख लो, चाहे आप डिबेंचर देख लो। आप लोग बचपन से अकाउंट्स करते आ रहे हो सर, क्लास 11-12 से। तो आप लोग वहां से देखते हो, क्या देखते हो कि सर अकाउंट्स के अंदर कंपनी शेयर इशू करता है, कंपनी डिबेंचर इशू करता है, पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। कोई शेयर 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 परचेस करता है तो शेयर होल्डर बन जाए, कोई डिवेंचर परचेस करे तो डिवेंचर होल्डर बन जाए। तो ये सब आइडिया आप लोगों को मिल चुका है। और डिवेंचर के साथ बॉन्ड का भी एक डिफरेंस है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हल्का सा डिफरेंस है सर। तो वो हल्का डिफरेंस जो है डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में, वो भी मैंने लास्ट क्लास में थॉरोली बताया, थॉरोली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सर, वो भी चार्टर्ड के, सीएमए के, सीएस के, तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। इवन आप लोग अपना पर्सनल जो फाइनेंशियल होता है ना सर, मैंने अपने लाइफ में भी इंसान को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो उसमें भी आपको जानना ज़रूरत होता है, क्योंकि जब भी कोई अपने एज में मोटा मोटी 28-30 क्रॉस करता है, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाते हैं ना, तो वो सोचता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करे, कौन सा सेफ एरिया है, कहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सब बात मैंने किया था कि कंपनी अपने कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कंपनी अपना कैपिटल जुगाड़ करने के लिए पब्लिक के सामने ये सब प्रस्ताव रखता है थ्रू प्रोस्पेक्टस। थ्रू प्रोस्पेक्टस, मैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया। अगर किसी का बाय चांस प्रोस्पेक्टस चैप्टर मिस है, तो वो अभी बैकअप से कर सकते हो, या फिर बाद में मैं वापस जब लाइव करवाऊंगा तब और एक बार कर लेना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एरिया था सर। लास्ट जो क्लास इस टॉपिक में हुआ था ना, वो टॉपिक था कि पब्लिक क्यों शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बॉन्ड के बारे में जानेगा। थोड़ा कॉन्शियसनेस बिल्डअप क्लास था। बट आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लोग कौन हो सर? आप लोग चार्टर्ड हो, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है। आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो आप लोगों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जब आप एक कंपनी के अंडर पे कंपनी को चलाते हो। बेसिकली आप ही लोग होते हैं ना सर, जो कंपनी को चलाते हैं। सीए सीएमई तो होते हैं जो कंपनी को फाइनेंशियली, कॉस्टिंग वाइज, लीगल लीगल पार्ट वाइज कंपनी को क्या करते हैं, एक्चुअल लेवल में मैनेज करते हैं। ठीक है, अब कंपनी को जब लीगली मैनेज करना होता है, तो कंपनी अपना मार्केट से जो भी पैसा रेज करता है, उसका सारा लीगल प्रोसेस के बारे में सेक्शन वाइज नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना सर, अगर कंपनी कोई भी काम लीगली नहीं कर पाएगा, या कोई लीगल प्रोसेस में कोई भूल चूक रह जाएगा, ठीक है, अगर कोई लीगल प्रोसेस में भूल चूक रह जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको मैं यहीं पर यही इस टॉपिक में यही सब बताने वाला हूँ कि शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में लीगल क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी पॉइंट है। कंपनीज एक्ट के एंगल से अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट एंगल, तो सेक्शन क्या है सर? सेक्शन इज 43 से 72। सेक्शन 43 से 72 एक बहुत लंबा एरिया क्रॉस करता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब इसमें शेयर कैपिटल, डिवेंचर के अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब जो एक्चुअली उसके अलावा नहीं बोलेंगे, मतलब नॉट
एक्सेप्ट दी शेयर कैपिटल डिवेंचर, बट जो भी बातें होंगे ना सर वो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड ही होगा, स्पेशली शेयर कैपिटल। तो मैं आज आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ, देखो सर, शेयर रिलेटेड कंपनीज एक्ट कंपनी के बारे में क्या कहता है कि एक कंपनी मार्केट से जो शेयर इशू करेगा, शेयर क्या है, शेयर कितना तरह का शेयर होता है, सेक्शन 43 से 70 सिर्फ इसी मैटर में चर्चा करेंगे। सेक्शन 43 से 70 में सिर्फ इसी मैटर पे चर्चा करेंगे, और डिवेंचर के बारे में सेक्शन 71 पे बात करता है। ठीक है, कुछ सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, किसी किसी केस में उसको फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है, बट जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सारा डील करेंगे सर हम लोग क्लास में। ओके, अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है। जैसे आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ सर, मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या बताऊंगा आज। जैसे आज आपको मैं शेयर कैपिटल का कितना टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा। अच्छा, आप लोग ये सुनते हो ना सर, शेयर मार्केट, हेलो, आप लोग ये वर्ड सुनते हो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। अच्छा, कौन सा सही है, शेयर मार्केट वर्ड सही है कि स्टॉक मार्केट वर्ड सही है? हेलो, प्लीज टेल मी, आप लोग ये दोनों वर्ड सुनते हो, शेयर मार्केट एज वेल एज स्टॉक मार्केट, सुनते हो? यस और नो, जल्दी बोलो, मैंने गूगल में भी लिख लिया, शेयर मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट। हाँ बोलो सर, बोलो। अरे ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट, है ना? तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा सही है, शेयर मार्केट सही है कि स्टॉक मार्केट सही है? सर दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? यस सर, लीगली डिफरेंसेस है। नॉर्मली हम लोग इसको रियल लाइफ में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ज्यादातर लोग। जैसे मैं जब शेयर मार्केट क्लास लेता हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं कभी बोलता हूँ शेयर मार्केट क्लास, कभी बोलता हूँ स्टॉक मार्केट क्लास। ठीक है, जो मेरा सुबह सुबह चलता है ना 9:30 से, एवरी डे ऑलमोस्ट, वीक में चार चार पांच क्लास, क्योंकि एनआईएसएम जो लोग करते हैं और साथ में जो लोग सीए फाइनल का भी, सीएफए फाइनल का और सीएस का एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फाइनल लेवल में ये सब टॉपिक होता है, सिक्योरिटी लॉ ये सब होता है, तो उसके अंदर पढ़ा जाता है। आप लोग कंपनी लॉ के अंदर भी इस चीजों को जानोगे कि शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो पब्लिक इसको इंटरचेंजेबली यूज करता है, इट्स लाइक अ अल्टरनेट, कि भाई शेयर मार्केट भी बोल दो, शेयर मार्केट भी बोल दो, स्टॉक मार्केट भी बोल दो, बट इन रियलिटी देयर आर डिफरेंसेस। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा सर कि क्या डिफरेंस है शेयर और स्टॉक में, क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ सर, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, ये तो कंपनी लॉ आपको बताएगा कि शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। जान लो सर, आप खुद भी जानो, दूसरे को भी बताओ, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में इस मैटर को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। ठीक है सर, सेक्शन याद करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अच्छा, आगे आगे मैं एग्जांपल्स भी दूंगा कि शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, और उसके बारे में एग्जांपल्स भी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल, माने कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो आप लोग बचपन से सुन सुन के बड़े हो गए सर, कंपनी अकाउंट्स बचपन में जब किए थे क्लास 11 12 लेवल में, या फिर आजकल जो आप लोग अकाउंट्स भी करते हो वहां पर भी आपको कंपनी अकाउंट्स करना पड़ता है, या ऑब्वियसली कोई ग्रुप 2 में करता है तो कोई ग्रुप 1 में करता है, बट करना तो है सर, कंपनी अकाउंट सबको करना है। तो कंपनी अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल का डीलिंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डीलिंग्स। अच्छा, इक्विटी शेयर के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है सर, विथ वोटिंग राइट्स एंड विदाउट विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक बोलते हैं वोटिंग राइट के साथ, और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसको प्यार से बोलते हैं डीवीआर। क्या बोलते हैं सर? डीवीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब आप शायद सोच सकते हो कि ये सब बातें जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है, जो बेसिकली अपना फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप करता है, उनके लिए भी जरूरी है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। मतलब आप लोग तो स्टूडेंट हो, सीए सीए में स्टूडेंट हो, सीए स्टूडेंट्स हो, बट हर किसी को जानना चाहिए जो भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप करना चाहता है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक नॉर्मल वोटिंग राइट शेयर्स, जिसको इन सिंपल बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, और डीवीआर माने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पब्लिक दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन किसको ऑर्डिनरी शेयर मिलता है, किसको डीवीआर मिलता है, इसके बीच में फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस। और ये कंपनी भी इशू करता है, माने एक्चुअली कंपनी इशू करेगा तब ना आपको मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये डीवीआर और इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में डिटेल्स में भी बोलूंगा। जैसे टाटा मोटर, नाम सुने सर टाटा मोटर का? जल्दी बोलो, आप लोग जितना जल्दी बोलोगे मैं उतना जल्दी मूव करूंगा। थैंक यू सर। टाटा मोटर एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी है सर, इंडिया का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या लिखा है सर? मैं शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, लीगल पार्ट, दिस इज द लीगल एरिया। लॉ जानो सर, लॉ जानो। टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे नॉट जस्ट टाटा मोटर्स, और भी कंपनीज है जिसका सिमिलर मिलता है, बट मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स इज अ वेरी पॉपुलर कंपनी, तो सबको कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक कंपनी है जैन इरिगेशन बोल के, उसका भी डीवीआर मिलता है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ सर टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर प्राइस, तो ये गूगल नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं मनी कंट्रोल में चला गया, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। क्या लिखता है सर? टाटा मोटर्स डीबीआर लिमिटेड। ये डीबीआर कोई कंपनी का नाम नहीं है रे बाबा, ये डीबीआर का मतलब इस डीबीआर से कनेक्ट होता है। डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, दोनों ही शेयर कैपिटल है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये सब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सर एलआईसी थोड़ी है। हाँ सर, मान के चलो आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे, हेलो, आज अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे और आपका नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, आपका बच्चा, उसका बच्चा, पोता पोती, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरा बच्चा, मेरा पोता पोती, जो भी रहेगा, अगर मैं शेयर में इन्वेस्ट करके चले जाऊं, जैसे टाटा मोटर्स में ऐसे इन्वेस्टमेंट है मेरा, जब टाटा मोटर्स करीब 100-150 के आसपास चल रहा था तब मैंने इन्वेस्ट किया, डीबीआर पे नहीं, ऑर्डिनरी पे। ऑर्डिनरी पे कितना चल रहा है? ऑर्डिनरी का दाम देखो, ऑर्डिनरी शेयर का दाम 613 है, और डीवीआर शेयर का दाम 400 है। सर किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब आपको लॉ पढ़ के पता चलेगा, इसका जवाब आपको लॉ जानने के बाद पता चलेगा कि आपको टाटा मोटर्स के डीवीआर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले लॉ जानो। लेकिन कंपनी के एंगल से, क्योंकि हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं सर, हर बार मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात नहीं कर सकता, तो आपको कंपनी की जगह में बैठना पड़ेगा। आप लोग आगे जाके कंपनी में, कंपनी का लीडर बनोगे, कंपनी आपके एडवाइस पे चलने वाला है, कंपनी आपके एडवाइस पे चलने वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एडवाइस में, सीएमए के एडवाइस पे, सीएस के एडवाइस पे। सो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सा चीज इशू करेगा और क्यों करेगा, और करने के पीछे क्या रीजंस होगा। तो मैं डिटेल्स में आप लोगों के लिए एक नोट्स रेडी किया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के ऊपर और नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा सर आपको, डोंट वरी। ऐसे तो स्टडी नोट के अंदर है, बट स्टडी नोट में क्या है ना, थोड़ा सा लीगल बातें ज्यादा हुआ है, तो स्टूडेंट थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं, थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश किया, एक नोट डेवलप किया, अभी किया कुछ देर पहले ही, तो मैं आपको वो भी शेयर कर लूंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो कहने का मतलब है कि टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट करे, मतलब कंपनी मार्केट में कौन सा शेयर इशू करे, ऑर्डिनरी शेयर्स कि डीवीआर शेयर्स, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों करे, ये सब जवाब आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं आइडिया दे पा रहा हूँ सर कि कंपनी क्या करता है और क्यों करता है। बोरिंग का जगह ही नहीं है, बहुत कुछ जानना है, ये तो बस शुरुआत है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी एक कैपिटल है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आप लोग बचपन में करते थे ना अकाउंट्स में, अभी भी करते हो, बचपन का बात छोड़ो सर,
बचपन का प्यार हमें भूल नहीं जाना रे, एक गाना वायरल हुआ था, आप लोग सुने हो? बचपन नहीं बोलता था, एक बिहार का बच्चा, एक बिहार का छोटा सा बच्चा, एक गाना वायरल किया था यूट्यूब में, 2-3 कोरोना टाइम पे। क्या गाने में बोलता था? बचपन का प्यार हमें भूल नहीं जाना रे। हाँ सर, अब मैंने तो सुना था, बड़ा वायरल हुआ था, इसीलिए मैं भी देख ली। तो वही बात है सर, ये सब बचपन का प्यार है। अब लोग अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करते थे 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, अरे भाई है क्या 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल? स्कूल वाला टीचर आपको क्या सिखाता था कि 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, आज तक कोई किसी को बताया नहीं ठीक ठाक से। एक कंपनी प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू क्यों करता है और पब्लिक प्रेफरेंशियल सब्सक्राइब क्यों करता है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। और प्रेफरेंशियल राइट और इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी को क्या फायदा, इक्विटी इशू करके क्या फायदा, प्रेफरेंस इशू करके क्या फायदा। ठीक है, कंपनी का फायदा भी बताऊंगा, प्रेफरेंस और इन्वेस्टर का भी बीच बीच में थोड़ा बता दूंगा। ऐसे तो इन्वेस्टर एंगल से बात करने का जगह मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं कर रहे हैं, कंपनी से एक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दूसरे का क्या है सर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझते हो कि कंपनी के लिए जितना पब्लिक इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के लिए उतना कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो रेसिप्रोकल है, इसलिए बात आ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब पॉइंट पे आ जाते हैं सर। एकदम थॉरो, थॉरो स्टडी है ना सर। हम लोग यूट्यूब वीडियोस थोड़ी बना रहे हैं कि ऊपर ऊपर बात करके निकल जाएंगे। हाँ, हम लोग को थॉरो पढ़ना है, शॉर्टकट नहीं है सर। वो यूट्यूब में 15 मिनट का वीडियोस में क्या होता है, आपको बड़ा मजा आता है, 15 मिनट में सब जान गए। अगर इतना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता कि 15 मिनट में सब जान गए। सो सर फाइनेंस, मैं क्यों बार बार ये सब बात कर रहा हूँ? कंपनी के लिए ये सब टॉपिक जो है, ये सब टॉपिक नहीं, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका फाइनेंस है सर, फाइनेंस। कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है। फाइनेंस वर्ल्ड वर्ड का मतलब होता है, फाइनेंस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? एनीवन, प्लीज टेल मी। फाइनेंस ये जो वर्ड है, या फाइनेंस, कोई बोलते हैं फाइनेंस, कोई बोलते हैं फाइनेंस, क्या मतलब होता है इसका? बोलो, कुछ तो कहो, चुप ना रहो। हाँ सर, फाइनेंस ये जो शब्द है, इस शब्द का क्या मतलब है? कोई मुझे बता दे सर, एनी आइडिया सर? हाँ, ये जो फाइनेंस, हम लोग फाइनेंस वर्ड सुने नहीं क्या? बहुत बार सुने हैं। कितना बचपन से सुनते हो, या फिर बड़े होने के बाद गाड़ी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, बोलते हैं फाइनेंस पे कर लो, यानी ईएमआई जो होता है आजकल। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के केस में बोलते हैं फाइनेंस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। फाइनेंस माने नहीं बोलता ऐसा, फाइनेंस मिल जाए तो अच्छा होगा, कोई फाइनेंसर आ जाए तो अच्छा होगा, नहीं बोलता। ऐसा वर्ड यूज होता है कि नहीं? तो फाइनेंस का क्या मतलब है? हाँ बोलो सर, बोलो। कोनिका, सनोन, टेल मी सर, फंडिंग। नील। हाँ बोलो सर। फंडिंग सर। फंडिंग, थैंक यू सर, फंडिंग। ठीक है, पैसा जुगाड़ हो जाए, इसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, है ना? वेरी गुड सर। पैसा का जुगाड़ करना, किसके लिए? कंपनी के लिए। अब जुगाड़ इतना आसान थोड़ी है, लॉ बना हुआ है उसके लिए, उसके लिए सरकार ने लॉ बनाया। कंपनी जुगाड़ में लगा रहता है, वो तो कुछ भी जुगाड़ कर लेगा, कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा। लेकिन जुगाड़ जुगाड़ का मतलब ये थोड़ी है कि बिना लॉ का, इसके लिए प्रॉपर लॉ है, उसको फॉलो करना है। तो वही बात आपको कह रहा है सर, फाइनेंस द लाइफ ब्लड ऑफ रनिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी रेज्ड and connected by issuing shares and debentures inter alia. In fact, shares and debentures are financial instruments. मैं बार बार बोलता हूँ ना सर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड देखना, मैं बार बार बोल देता हूँ, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। एक ऐसा यंत्र जिससे पैसा बनता है। ठीक है, आप ऐसे बोलो कि मनी मेकिंग मशीन, हाँ चलेगा। मशीन्स माने यंत्र, है ना? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना मशीन। एक तरफ से आलू घुसाओ, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और राहुल गांधी सिखाया था, ये भी यूट्यूब में बड़ा वायरल हुआ था।
ऐसा मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू घुसेगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। हाँ, और रिस्पेक्टेड राहुल गांधी बताया था सर। जो भी हो, बट आप समझो इंस्ट्रूमेंट माने यहाँ पर पैसा का सोर्स विच हेल्प इन अरेंजिंग फंड्स, जो कंपनी को फंड अरेंज करने में हेल्प करता है। और वो जो भी करेगा एज पर कंपनीज एक्ट करेगा। अगर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दे आर जॉइंटली रेफर्ड टू एज सिक्योरिटीज। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। इसलिए क्या मार्केट का नाम जानते हो? जिस मार्केट से पैसा रेज होता है, इस मार्केट का नाम क्या है? सिक्योरिटी मार्केट। ध्यान से सुनना, जॉइंटली रेफर्ड टू एज सिक्योरिटी मार्केट। इसके लिए सिक्योरिटी लॉ भी है, इसके लिए सिक्योरिटी लॉ भी है। माने ये शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी मार्केट। जो हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, डिबेंचर मार्केट तो नॉर्मली बोलते नहीं है। ओवरऑल इसको कहा जाता है सिक्योरिटी मार्केट। अब जो लोग, चलो मैं अब फिर से आप बोलोगे सर एनआईएसएम के बारे में क्यों बोल रहे हो? अब क्या करें, इसके लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ है, सेबी का कोर्स बना हुआ है सर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ कर भी रहे हैं। ये देखो क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी। ठीक है, इसका सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसमें अलग अलग चीजें, शेयर मार्केट, डिवेंचर रिलेटेड चीजें पढ़ा जाता है, डेरिवेटिव रिलेटेड पढ़ा जाता है। कोर्स पास करके लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के बेसिस में स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जॉब भी मिलता है। खुद का अपना पर्सनल प्रोफेशन भी सेटअप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, डीलर बनना, ट्रांसफर एजेंट बनना, बहुत सारा चीज हो सकता है। ऑलमोस्ट 35 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स है। मैं कभी बताऊंगा बैठ के, अभी उतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बोला कि क्यों बोला कि सिक्योरिटी मार्केट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जगह है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट है, आप लोग जैसे ही जो लोग कर रहे हैं सर, और अपना सीवी को भी डेवलप कर रहे हैं और अपना नॉलेज को भी प्रैक्टिकल लेवल में नर्चर कर रहे हैं। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी। जब हम लोग शेयर का बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप कंपनी में अपना ओनरशिप इंटरेस्ट ग्रो कर रहे हो। मैंने जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दो कंपनी के बारे में बताया, सॉरी दो तरह का शेयर्स के बारे में बताया, टाटा मोटर्स का ही। एक मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स बताया, एक मैंने डीवीआर बताया। दोनों केस में आप टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हो, दोनों केस में ही आप कंपनी का शेयर होल्डर हो सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वोटिंग राइट्स में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं जितना जानता हूं उसमें बता रहा हूं आपको, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्ड करते हो तो इसमें पर शेयर के हिसाब से एक टोटल परसेंटेज में वोटिंग शेयर होता है। जितना परसेंटेज शेयर होल्ड करोगे उतना हिसाब से आपका वोटिंग परसेंटेज काउंट होगा। और टाटा मोटर्स का जो डीवीआर है, मैंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में 10 शेयर होल्ड करने में उसका एक 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 वोट काउंट हो सकता है, ऐसा परसेंटेज है, 1/10 ऐसा कुछ है। ठीक है, मैंने बेसिकली वोटिंग शेयर को डिफरेंस करता है। अब वोट क्या होता है, वेट करो सर, वोट क्यों जरूरत है सब बताऊंगा। कंपनी के अंदर से देश चलाने के लिए वोटिंग होता है ना, वैसा कंपनी चलाने के लिए भी वोटिंग होता है। ठीक है, वो वोटिंग क्यों होता है उसके ऊपर भी चैप्टर्स है, उस चैप्टर में जब आएंगे तो बात करेंगे। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। बट फिलहाल एक साथ सब बात खिचड़ी नहीं पकाना है सर। तो शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी विद एंटरप्रेन्योरशियल रिस्क। जब आप किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक्चुअली एंटरप्रेन्योरियल रिस्क होता है सर। ठीक है, जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ। राधा कृष्णन दमानी इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर में से नाम गिना जाता है सर। करेंटली एक डेटा आया था, राधा कृष्णन दमानी ये एक बहुत फेमस बिजनेसमैन भी है, और इंडिया का टॉप डीमार्ट बोल के एक बड़ा कंपनी है उसका ओनर भी है। ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल लेवल में, इंडिविजुअल माने एक इंडिविजुअल इंसान होने के नाते मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका, लाख मतलब 1000 करोड़ में है सर, 1000 करोड़ में है, इतना तो मान के चलो। राकेश झुनझुनवाला इनके बारे में कौन नहीं जानता। तो बेसिकली जब कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अपना ओनरशिप इंटरेस्ट ग्रो करता है कंपनी पे। ठीक है, माने आप जब किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो, सिंपल बात कर रहा हूं, तो आप कंपनी का ओनर बन जाते हो। और ये जो आप कर रहे हो ना, ये एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर स्किल है। माने आप अपने बिजनेस पे पैसा लगाते हो वो अलग बात है, वो तो अपना है, वो भी है, वो भी शेयर ही है। लेकिन जब दूसरे के बिजनेस पे भी आप पैसा लगा रहे हो ना, तो वो भी आपका एंटरप्रेन्योर रिस्क को बताते हैं। एंड रिवॉर्ड वेयर एज डिवेंचर डिपिक्ट लेंडर। जब आप किसी को
डिवेंचर देते हो तो एक्चुअली आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, लेंडर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी विद लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न। उसमें आपका रिस्क भी लिमिटेड है, रिटर्न भी लिमिटेड है, दोनों में फर्क है। ये सब मैंने लास्ट दिन भी बताया था, है ना, ये सब बातें मैं लास्ट दिन भी थोड़ा सा बता दिया था, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं एक बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से चालू हो गए बीच पे। समटाइम्स आफ्टर द इश्यू ऑफ कैपिटल, जब कंपनी शेयर इशू कर दे या डिवेंचर इशू कर दे, जो लोग लास्ट क्लास को रिवाइज किए हो वो लोग बुद्धिमान हो, जो रिवाइज नहीं किया उनको लगेगा कि सर क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने रिवाइज किया घर पे वो बुद्धिमान है, वो कनेक्ट कर लिया कि सर क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम उनको होगा जो रिवाइज नहीं किया, ठीक है, या फिर याद नहीं रख पाया। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ सर, रेगुलरिटी मेंटेन करो अपने साथ, अपने साथ धोखा मत दो। अपने को धोखा देके कहाँ जाओगे सर, खुद ही धोखा में रह जाओगे। अच्छा, समटाइम्स आफ्टर इशू ऑफ कैपिटल अ कंपनी में आइदर ऑल्टर और रिड्यूस द शेयर कैपिटल। इशू करने के बाद कंपनी शेयर को ऑल्टर करते हैं, रिड्यूस करते हैं। हाँ सर ऐसा होता है। ऑल्टर माने 10 शेयर के बदले आपको बोनस इशू कर दिया जाता है, आपको आपका स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सीजेंसीज ऑफ द सिचुएशंस। बाईबैक होता है, ये सब मार्केट में इवेंट्स कहा जाता है, सब बताऊंगा। दुनिया पागल है ये सब बात को जानने के लिए, समझ रहे हो सर। मार्केट में जब बोनस इशू होता है, ठीक है, रिसेंटली मार्केट में खबर चल रहा होगा, आई होप आप लोग कनेक्टेड हो ये सब बातों के साथ। आईटीसी, आईटीसी जो कंपनी है ना सर, आईटीसी कंपनी का एक खबर आ रहा है मार्केट में, मुझे खबर मिला है, मेरे ही स्टूडेंट्स लोगों से ही खबर मिला है। आईटीसी डिमार्ट कर रहा है, आईटीसी डिमार्ट कर रहा है। माने आईटीसी का जो होटल सेगमेंट है, आईटीसी का होटल सेगमेंट आईटीसी के नॉर्मल बिजनेस से अलग हो जाएगा, ठीक है, माने आईटीसी होटल अलग हो जाएगा और आईटीसी जो नॉर्मल चल रहा है वो अलग हो जाएगा। इतना दिन होटल भी नॉर्मल बिजनेस के साथ मिलके था, बट अभी होटल बिजनेस को आईटीसी क्या कर रहा है, अपने नॉर्मल बिजनेस से डीमार्ज कर रहा है। मार्ज माने जोड़ना, डीमार्ज माने अलग होना, ठीक है। कंपनी अलग नहीं हो रहा है, आईटीसी ही है, मालिकाना नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में या बिजनेस वर्ल्ड में इनको अलग नाम से जाना जाएगा। आईटीसी होटल अलग रहेगा। ये देखो क्या कहता है, कंपनी सेड दैट एज ए पार्ट ऑफ डीमर्जर, मैं जी बिजनेस से आपको खबर बता रहा हूँ। कंपनी सेड दैट एज पार्ट ऑफ द डीमर्जर फॉर एवरी 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द आईटीसी लिमिटेड, क्या बोलता है, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, ITC Limited having a face value of rupees 1, one equity share of ITC Hotel Limited bearing a face value of rupees 1 will be issued. फेस वैल्यू अलग चीज होता है सर, मार्केट वैल्यू अलग चीज होता है। हम लोग जो शेयर प्राइस देखते हैं उसे मार्केट शेयर बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है स्टैंडर्ड। तो इन सिंपल क्या कहना चाहता है, अगर कोई कंपनी का, मतलब जैसे मेरे पास है सर आईटीसी का शेयर, मे भी आप लोगों के पास या आप लोगों के पेरेंट्स के पास हो सकता है, अगर जिनके घर पे शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है या इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, घर पे पूछ सकते हो सर, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं सर, आप लोग जान जाओ, ठीक है। आजकल जनरेशन टू जनरेशन काफी चीज बदल रहे हैं। एक ट्विटर वायरल हुआ था कि ट्विटर में किसी ने लिखा कि उनका पापा 40 प्लस के एज में इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था 24 में, और उनका बच्चे के नाम पे शेयर इशू किया, मतलब शेयर लिया बच्चे के नाम पे, माने बच्चा नॉमिनी है, मतलब पेरेंट्स उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के लिया है, 6 मंथ्स का बच्चा शेयर में इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली माइनर नहीं कर सकता, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव होके कर सकता है माँ बाप के हिसाब से। तो ये है जेन वाई 6 महीने में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। माँ बाप जब 24 साल में चालू किया है, दादा अगर मैंने उसका दादाजी या मतलब ये अगर 40 प्लस में किया है, तो जनरेशन टू जनरेशन काफी चीजें बदल रहे हैं। अब आप लोग सब जेन वाई हो सर, है ना। 95 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, 96 के बाद, 96 नहीं 97, वो सब जेन वाई कहलाता है। उसके पहले जेन एक्स, उसके पहले पता नहीं। अच्छा, तो आप अगर आप आईटीसी का 10 शेयर होल्ड करते हो तो बदले में आपको आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। ये रिसेंटली मार्केट में खबर चल रहा है, ठीक है। आईटीसी का नॉर्मल शेयर का दाम क्या चल रहा है, दिखा देता हूँ आपको, ऑर्डिनरी शेयर का।
आईटीसी शेयर प्राइस 441 करंट प्राइस है आईटीसी का, एक शेयर का दाम। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट आपको एक्चुअली फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। बट हाँ, मार्केट में आईटीसी मतलब होटल का भी अलग दाम आ जाएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ये सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है सब जान जाओगे। अकाउंटेंसी का ग्रिप अच्छा रखो, सब समझ सकते हो सर, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। समझ देना पड़ता है सर। आगे बात को बढ़ाते हैं सर। तो फिर शेयर रिप्रेजेंट करता है कंपनी में ओनरशिप, डिबेंचर रिप्रेजेंट करता है कि आप कंपनी पे लोन दे रहे हो और कंपनी बेसिकली आपको लोन इशू कर रहा है। ठीक है, और कंपनी कभी कभी क्या करता है, कैपिटल को चेंज भी करता है। ठीक है, चेंज करता है, सिचुएशंस आता है, एक्सीजेंसेस। ठीक है, द कंपनी हैज टू फॉलो रिक्विजिट प्रोविजंस फॉर अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये सब जो भी करेगा लीगली करेगा। बोथ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, है ना। कंपनी के पास जो भी शेयर्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी के बैलेंस शीट में होते हैं। आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो ना अकाउंट्स में, अकाउंट्स में देखना, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करना। ठीक है, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करना। जैसे ये मेरे पास एक एनुअल रिपोर्ट रैंडमली में पिक किया। ये आप लोग एमरन बैटरी का नाम अगर सुने होंगे तो शायद पता होगा, ये एमरन बैटरी का है। लुक एट सर, दिस इज दी कंपनी बैलेंस शीट। ओके, कंपनी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में देखो। अब इक्विटी माने क्या होता है, शेयर्स, और लाइबिलिटी माने लोन्स, है ना। ये देखो, शेयर कैपिटल भी है और इधर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग माने लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब कुछ है। इसी के अंदर आपको डिवेंचर वगैरह मिलेगा। अगर डिटेल्स में जानना हो तो आपको नोट्स में जाना पड़ेगा कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरो क्या है और कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरो क्या है। नोट नंबर 7, नोट नंबर 4। ठीक है, ये सब एनुअल रिपोर्ट रीड करने के टाइम पे बताया जाता है। जब अकाउंट्स को रिपोर्ट बनाया जाता है तब भी बताया जाता है, तब सीखा जाता है सर। जब आप लोग सीए में फाइनल कंप्लीट कर लोगे ना, अब ये सब चीज खुद अपने हाथ में बनाना सीख जाओगे सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आप सीए में पास कर जाओगे, या तो कंप्लीट लेवल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा या तो कंप्लीट लेवल में आप डेवलप करना भी जान जाओगे। इसी के लिए तो दाम होता है सर, और किस चीज का दाम है। बट ये सब बुद्धिमान लोगों का जगह नहीं है। मतलब आपको बहुत बुद्धिमान होने का जरूरत नहीं है, आपको पेशेंसफुली सीखने का इच्छा होना चाहिए, वैसे ही होता है। तो both the shares and debentures are represented in the balance sheet on the liability side of the issuer company and on the asset side of the investors and lender respectively, है ना। इन्वेस्टर के लिए एसेट हो जाएगा, पर जो लेंडर लेंड किया है उनका उनका भी एसेट हो जाएगा, और जो इशू किया है उसका इक्विटी एंड लाइबिलिटी में दिखेगा। मतलब नहीं समझे सर। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आपके लिए एसेट है। अगर बैंक ने लोन दिया है तो बैंक के लिए वो एडवांसेस हैं, माने एसेट है। और कंपनी ने इशू किया है तो कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में कहाँ दिखा रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शो करता है शेयर कैपिटल को एंड डिवेंचर्स को। क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना है जो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और शेयर कैपिटल कंपनी का कैपिटल बनता है। इसको इसको भी रीपे करना पड़ता है डिविडेंड के रूप में, या अपने शेयर होल्डर को रीपे करना पड़ता है ना, जिसके लिए कंपनी डिविडेंड देता है। तो दोनों ही कंपनी का इक्विटी एंड लायबिलिटी को शो करता है। तो मैं ज्यादा अकाउंट्स का बात अभी नहीं करूंगा, मैं ज्यादा अकाउंटेंसी रिलेटेड बात अभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुश्किल हो जाएगा सर, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। अभी भी लॉ स्टार्ट ही नहीं कर पाया मैंने। ठीक है, मैं तो बस आपको क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू देते देते 20-25 मिनट से ज्यादा टाइम निकल गया। चलो ठीक है सर, खुद ही बोलते रहते हो और खुद ही अपने ऊपर बात करते रहते हो। अरे सर आदत हो गया, छोड़ो सर। अच्छा, लीगल प्रोविजंस। अब ये जो भी कंसेप्ट चलता है, ये जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, ठीक है, ये सब चीज लीगली मेंटेन करना चाहिए ना। अगर आईटीसी ने शेयर इशू कर रहा है, आईटीसी डिमार्ट कर रहा है, आईटीसी आईटीसी से आईटीसी होटल अलग हो रहा है, ठीक है, टाटा मोटर्स डीवीआर इशू करेगा कि टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर इशू करेगा, जो कुछ भी करे, नो इशू विद दैट, बट आपको लॉ फॉलो करना है। सो इसे कहते हैं लीगल प्रोविजंस।
इसको चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में फॉलो किया जाता है, जिसमें सेक्शन 43 से लेके 72 का एरिया कवर किया गया है। समझा सर? समझा करो प्लीज। मैं इतना डिटेल्स में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आधा अधूरा ज्ञान से आगे बढ़ो, क्योंकि अगर नॉलेज आधा अधूरा होता है ना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत होता है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, शॉर्टकट नहीं है सर। मैं चाहूँ ना, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, इंट्रोडक्शन एक बार बता दिया, फिर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, मैं बोलूंगा चैप्टर कंप्लीट। बट इसमें क्या फायदा सर? ना तो आपको फायदा, ना तो मुझे फायदा, ना तो मैं एज ए टीचर सेटिस्फाइड रह पाऊंगा, और ना ही आप एज ए स्टूडेंट आपको कुछ अच्छा होगा। फिर एग्जाम में जाके क्या हो जाएगा? सब एकदम बत्ती गुल और मीटर चालू हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट के बारे में तो सोचना भी मत। तो 43 से 72 ये पूरा एरिया कवर करना है। ऑब्वियसली साइंटिफिकली चलेंगे, और साथ में और भी चीजें हैं। बीच बीच में रूल डेवलप किया गया है। क्या डेवलप किया गया है? रूल, जिसे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल कहते हैं। सर रूल और एक्ट में क्या फर्क है? सर कुछ बातें एक्ट में बोल नहीं पाया। जब 2013 में कंपनीज एक्ट डेवलप हुआ था, उस टाइम पे मे भी कुछ चीजें मिसिंग हो गया हो, या टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पाया। तो जब छोटा छोटा चेंजेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से कुछ रूल डेवलप कर देते हैं, जिसे जैसे यहाँ पर रूल 2014 के नाम से कहा जा रहा है। amended from time to time along with endorsement of the company formation documents or approved at the suitable company forum whenever necessary. স্যার রুলস আর অ্যামেন্ডমেন্ট একই? অ্যামেন্ডমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি অ্যামেন্ডমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি রুলস আপডেট হয়, সেটাকেই অ্যামেন্ডমেন্ট বলে। মানে বুঝতে একই পারলি? তো? হ্যাঁ একই। মানে রুলস আপডেট হলে তাকে অ্যামেন্ডমেন্ট বলবো, যদি কিছু চেঞ্জ করি আমি রুলসে, ঠিক আছে, তবেই তাকে অ্যামেন্ডমেন্ট বলা হয়। হয় কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, নালে কিছু এডিশন হচ্ছে, দেন উই ক্যান সে দিস ইজ আ অ্যামেন্ডেড। কথাটা বুঝতে পারলি? মানে রুল মানে অ্যামেন্ডমেন্ট নয়। रूल अगर चेंज होगा, रूल अगर अपडेट होगा, ठीक है, जो पहले शायद नहीं था, तब हम बोलेंगे कि अमेंडमेंट है। আচ্ছা, মানে রুল রুল যদি মডিফাই হয় তো সেটা রুল, কিন্তু অ্যাড হলে অ্যামেন্ডমেন্ট, তাই তো? यस यस एग्जैक्टली सर। तो जब जब नेसेसिटी अराइज होगा, तब तब गवर्नमेंट इस तरह से एक्ट के साथ साथ साइड बाय साइड आपको रूल जनरेट करके भी बताते हैं कि हम लोग इसको एक्ट में तो नहीं बोल पाए, बट उसको माने ये एक्ट एक्चुअली उसी के साथ जुड़ा हुआ है। माने रूल 2014 कोई अलग से नहीं बना है। जैसे एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बता सकता हूँ। जब बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है ना, तब एक न्यू एक्ट ही बनाना पड़ता है। बट रोज रोज थोड़ी एक्ट बनाया जाता है सर। ऐसे एक्ट बनाने में इंडिया में बहुत मुश्किल है सर। पहले तो लोकसभा में जाओ, फिर राज्यसभा में जाओ, फिर बिल पास करो, फिर अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, फिर जाके एक्ट बनेगा। तो पहले जैसे 1956 एक्ट हुआ करता था, फिर उसमें इतना सारा चेंजेस आ गया टाइम टू टाइम, जिसको रूल बनाते 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 अमेंडमेंट आते 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 माथा खराब हो रहा था। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको ना एक पूरा एक्ट में ही बदल दिया जाए। तब 1956 को टोटली सब्स्टिट्यूट करके 2013 को लाया। ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल का टाइप्स में मैं बात कर रहा था, सेक्शन 43 शेयर कैपिटल टाइप्स जो हैं, ये सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, एकदम पहला पहला बात। लेकिन अगर आपको मैं शेयर कैपिटल डायरेक्टली बताऊं, उससे पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि इसे शेयर क्या है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसे शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट दोनों वर्ड मार्केट में पॉपुलैरिटी है। हम लोग ये भी बताते हैं, कोई मुझे फोन करके ऐसे भी पूछते हैं क्या आप लोग शेयर मार्केट क्लास देते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ। कोई मुझे फोन करके बोलता है क्या यहाँ पर स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग दिया जाता है, मैं तब भी बोलता हूँ हाँ। ठीक है। तो कोई अगर पूछे कि शेयर मार्केट ट्रेनिंग, तब भी हाँ, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, तब भी हाँ। बट फिर भी शेयर और स्टॉक सेम नहीं है। तो शेयर और स्टॉक में बस इतना सा फर्क है, जब आप इंडिविजुअली किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आप शेयर होल्डर होते हो, लेकिन कंपनी के लिए एक एक अकेला शेयर होल्डर थोड़ी होता है, उसमें 10 20 हजार लाखों शेयर होल्डर होते हैं। तो जब
एक बहुत सारा शेयर होल्डर का फंड को मिला के एक फंड इकट्ठा किया जाए ना, तब उसे स्टॉक कहते हैं। सिंपल बात है ना। जैसे हमारे घर में भी जब बहुत सारा ग्रोसरी स्टॉक कर दिया जाता है तब बोलते हैं ना स्टॉक बहुत है अभी। नहीं तो क्या बोलते हैं, पैकेट है। पैकेट और स्टॉक में क्या फर्क होता है? सपोज आपके घर में एक पैकेट बिस्किट है, आप बोलोगे बहुत स्टॉक है, ऐसा बोलोगे, है ना। तो ये स्टॉक वर्ड नॉर्मली तब आता है जब आपके पास बहुत सारा मिलके टोटल होके एक फंड हो जाए, तब उसको हम स्टॉक कहते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट में ये भी बताया गया है सर, सिमिलर कॉन्सेप्ट। बस थोड़ा सा ये शेयर मार्केट रिलेटेड बातें हैं, वो घर का ग्रोसरी स्टोर पे घर घर में होता है सर। हर घर में एक भंडारा होता है, हर घर का, हर हर एवरी फैमिली मेंटेन करता है, स्पेशली बिग फैमिली हो तो करता ही है। जिस फैमिली में कम से कम मोर देन 10 पर्सन हो, वैसा फैमिली तो मेंटेन करता है। और जहाँ 20, 25, 30 जॉइंट फैमिलीज में ज्यादा देखा जाता है। जैसे मैं बचपन में हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में तो बहुत होता है सर, स्टॉक खत्म हो जा रहा है, मार्केट जाना है, समथिंग लाइक दैट। तो देखो चलो अब बात क्या है कि डेफिनेशन क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कहता है शेयर एज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कहता है शेयर एज ए शेयर, शेयर को शेयर ही बोला जाएगा। शेयर माने बेसिकली आप जब कंपनी का शेयर लेते हो आपको कंपनी में भाग मिलता है, सिंपल बात। हम लोग बोलते हैं ना मेरा शेयर क्या है, वही आपका भाग क्या है। डिफाइन शेयर एज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल में आपका भी कुछ भाग है। अगर कंपनी का 1 लाख शेयर कैपिटल है तो उसमें आपका भी कुछ भाग होगा, कंपनी का 500 शेयर कैपिटल है उसमें आपका भी कुछ भाग होगा, एंड जिसके अंदर स्टॉक इंक्लूड है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू। कंपनी में जो शेयर कैपिटल होते हैं उसको कंपनी क्या करते हैं, सर्टेन यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू, एंड ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर्स। और एक एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। चलो ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सन बेकर्स लिमिटेड, ये एक बेकरी कंपनी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख का, 50 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल है इसका। ऑथराइज माने सेबी ने ऑथोरिटी दिया कि मार्केट में आप इतना पैसा लेके आए हो बिजनेस करने, इसका वैल्यूएशन से इतना, तभी जाके इसको ऑथोरिटी मिला है कि मार्केट से 50 लाख के आसपास का वैल्यूएशन ये रेज कर सकता है, जो सेबी परमिट करेगा उसके हिसाब से रियल लाइफ में होता है। अब चलो अगर प्राइवेट कंपनी भी तो हो सकता है। तो ऑथराइज कैपिटल 50 लाख, फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल और शेयर इज 10। कंपनी का एक एक शेयर का यूनिट का दाम बोल रहे हैं 10 टका। अच्छा ये 10 टका क्या स्टैंडर्ड है? नहीं सर, फेस वैल्यू शेयर के केस में, इन केस ऑफ शेयर फेस वैल्यू 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड 10 है, बट आपको मार्केट में 5 टका 1 टका देखने को मिल जाएगा। जैसे आईटीसी का ही मैं अभी आपको बता रहा था, फेस वैल्यू 1। रिलायंस का चेक करोगे तो शायद 5 या 10 होगा, मैं चेक करके दिखा सकता हूँ, बट आप भी थोड़ा रिसर्च करें मार्केट में, गूगल का हेल्प ले सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक मनी कंट्रोल, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं टिकट टेप, ठीक है, कुछ ऐसे investing.com, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल वेबसाइट्स है जहाँ चेक कर सकते हो। कंपनी वेबसाइट में जाके कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां भी चेक कर सकते हो, वो तो बहुत अच्छा रहेगा ना। कहने का मतलब इतना है सर। अब सर आप बोलोगे सर ये 10 टका कौन डिसाइड करता है? सर ये एक स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है, एक एक शेयर का दाम 10 टका है, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। In this case, it can be said that the company has a 5 lakh shares of 10 each. अगर कंपनी का ऑथराइज शेयर 50 लाख है और कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है, ये सब आप लोग अकाउंट्स में भी करते हो, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स है, 10 टका करके टोटल 50 लाख का वैल्यूएशन। When these shares either in part or whole, मतलब या तो पूरा का पूरा 5 लाख शेयर्स, या तो 5 लाख में से 2.5 लाख शेयर्स आधा, ठीक है, या फिर 30%, जो भी। When these shares either in part or as a whole are allotted to various person, अलग अलग लोगों को allot किया जाता है, they on the date of allotment
become shareholders of the company. अब जिस दिन अलॉटमेंट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस दिन हमें बोलेंगे कि ये कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। वेरी सिंपल ना। ये जो लोग आप लोगों में से जो लोग पिछला क्लास किए हो सर, मतलब प्रीवियस चैप्टर जहां पर मैंने शेयर अलॉटमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था, है ना, प्रोस्पेक्टस तो था ही, प्रोस्पेक्टस के बाद अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर्स के ऊपर एक चैप्टर था, उसमें भी डिटेल्स में चर्चा हुआ, पूरा एकदम शेयर अलॉटमेंट रिलेटेड एवरीथिंग डिस्कशन हुआ। तो आशा करता हूँ कि वहां पर आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा है कर सकते हो बैकअप, या फिर बाद में कर लेना, या फिर मैं आगे आगे बोलता रहूंगा, मेरा तो काम ही है सर बोलना, बट आप समझा करो ना। जब कंपनी शेयर इशू करता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, इतना बात करने से अच्छा है दिखा देना। सेबी के साइड में भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप जैसे देखो ये कंपनी मार्केट में आ रहा है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है, आ रहा है सर, शेयर इशू करके आ रहा है, मैंने कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। अब कंपनी लिस्ट करेगा 30 अगस्त को। पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक को क्या करना है, शेयर को सब्सक्राइब करना है। जिसे भी बिजनेस अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, बिजनेस अच्छा है तभी करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं मान के लेता हूँ कि नॉर्मली आजकल सेबी हर किसी को परमिशन नहीं देता है, जिसके बिजनेस पे दम होता है वही आता है। मैं प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं प्रोस्पेक्टस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। कंपनी ने बताया कि उसका शेयर का दाम है 151 से 166, दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड। ओके, ये कंपनी ने बताया। अब जो भी दाम पे शेयर इशू होगा 151 भी हो सकता है या हाईएस्ट दाम पे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, इसको बोलते हैं अपर बैंड। ज्यादातर लोग बीट करते हैं अपर बैंड पे, मार्केट प्रैक्टिस है। तो मान के चलते 166 एक शेयर का, मिनिमम आपको 90 शेयर एक लॉट में लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आईपीओ। ये आईपीओ वगैरह क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में चर्चा, मैंने लास्ट चैप्टर में चर्चा करके रखा, फिर करूंगा जब भी टाइम आएगा। नाउ पॉइंट इज दैट 90 शेयर्स 166 करके जितना अमाउंट लगेगा उसमें एक लॉट आपको मिल जाएगा। कम से कम आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट के लिए भी बीड कर सकते हो। अगर सेबी देखेगा जब अलॉटमेंट करेगा, ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे वो डिसाइड करता है, कोशिश करते हैं पहले जो भी अप्लाई किया है सबको मिले, अगर एक्स्ट्रा होता है तो फिर प्रोराटा अलॉटमेंट कर देता है। ठीक है, ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है आप लोग अकाउंट्स में किए हो सर, शायद ना समझ के किए हो बट अब समझ के लो। ठीक है, अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट जब अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, अलॉटमेंट माने कौन कौन कंपनी में शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था और किसको किसको कंपनी शेयर अलॉट कर रहा है। जैसे ही अलॉटमेंट फाइनल हो जाता है 25 अगस्त को, अगर आप अप्लाई करोगे या मैं अप्लाई करूंगा तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, आप करोगे तो आप बन जाओगे, कोई बड़ा कंपनी करेगा तो वो बन जाएगा। जो भी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करेगा उसको अलॉटमेंट होगा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो वही बात तो कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कहा। When these shares are allotted to various persons, they on the date of allotment become shareholders of the company. अब ये डेफिनेशंस आप अगर मगअप करना चाहते हो, माने मुखस्त करते যদি কেউ চায় করতে পারে, मैं किसी को मगअप करने में या रट्टा लगाने में मना नहीं करूंगा, बट रटो ना, रटने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका दिमाग तेज है आप रटो, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है सर, बिना अंडरस्टैंडिंग का रटोगे क्या रटोगे सर, ये तो ये सब कैलकुलेशंस है, साइंटिफिक लॉजिकल डिफिनेशंस है, रट रट के पागल हो जाओगे, रटो बट विद अंडरस्टैंडिंग। अब आ जाते हैं सर, तो ये है शेयर, ठीक है, इस तरह से शेयर का डेफिनेशंस निकलता है। अब आपके सामने आ रहा है स्टॉक क्या है। द डेफिनेशन ऑफ शेयर स्टेट्स दैट द टर्म शेयर इंक्लूड स्टॉक। ये जो शेयर टर्म है ना, लॉ कहता है, कंपनी लॉ कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कहता है कि शेयर वर्ड के अंदर स्टॉक भी है, कहता है, यही कहता है लॉ, यही कहता है कि शेयर वर्ड के अंदर स्टॉक वर्ड को भी लिया गया है। इफ अ कंपनी undertakes to aggregate fully paid up shares of various members as per their request and merge those shares into one fund. सपोज कंपनी ने डिसाइड किया, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब कंपनी कैसे करता है वो कंपनी अंदर अंदर का बात है सर,
बट फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सर आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। ये आईपीओ प्रोसेस है। आईपीओ प्रोसेस में आज के डेट में कोई ऐसा नहीं होता कि पार्ट बाय पार्ट पेमेंट होता है। आप लोग बचपन में, अगेन बचपन बचपन कर रहा हूँ, मतलब 11-12 का बात कर रहा हूँ, चलो क्या 11-12 में अकाउंट्स पढ़ के आए हो, 12 में मोस्ट प्रोबेबली, वहां पर आप लोग ऐसे करते थे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा होता था। फेस वैल्यू मानो ऐसा था, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, कुल मिला के 12। कभी कभी डिस्काउंट भी करते थे। एप्लीकेशन में 3 टका लिया, अलॉटमेंट में 4 टका, फर्स्ट कॉल में 5 टका, फाइनल कॉल में कितना बचा? ओ, एक काम करते हैं, इसको 2 टका कर दो, फाइनल कॉल में 3 टका। बट सर आपको एक चीज बताऊं, ये जो सिस्टम आप करते थे ना, ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अभी भी ये सिस्टम फॉलो करता है। अगर कोई कोई कंपनी का 1000 शेयर, मतलब शेयर सब्सक्राइब करना चाहता है, सपोज कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया मार्केट में, 5 लाख शेयर है कंपनी के पास, हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे थे, अब कंपनी के पास 5 लाख शेयर है, आप कंपनी का 1000 शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो 1000 शेयर अगर 10 टका करके 12 टका करके हैं विथ प्रीमियम, प्रीमियम क्यों होता है? जब कंपनी का गुडविल अच्छा रहता है तो कंपनी का शेयर प्रीमियम में बिकता है। रियल लाइफ में तो सर प्रीमियम वैल्यू बहुत हाई होता है, 10 गुना, 20 गुना, 100 टाइम्स भी ज्यादा हो सकता है। चलो वो अलग बात है, सब एक साथ बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1000 शेयर 12 टका करके कितना होता है? 12,000। ठीक है, आपको कंपनी को देना है, बट आपको, आप क्या कहते हो कि मैं एक बार में नहीं दूंगा, पहले एप्लीकेशन मनी दूंगा 3,000, फिर अलॉटमेंट मनी दूंगा कुछ दिन बाद 4,000, फिर कुछ महीने बाद में फर्स्ट कॉल का 2,000 दूंगा, फिर लास्ट में 3,000 फाइनल कॉल का दूंगा। इसे बोलते हैं पार्ट बाय पार्ट। अगर कोई भी पार्ट बाकी रह जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड या पार्टली पेड? हाँ सर, बोलो सर, ये सब आप लोग जानते हो। अगर कोई भी, अगर मानो फाइनल कॉल बाकी है, तो क्या बोलेंगे? फुल्ली पेड शेयर की पार्टली पेड शेयर? हार्डली पार्टली पेड शेयर है ना सर, बस यही बातें हैं और कुछ नहीं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी ये सिस्टम अभी भी फॉलो करता है। बट एक बात याद रखें, आजकल आईपीओ प्रोसेस में ये सब कोई सिस्टम नहीं चलता है। आपको अगर ये शेयर लेना है ना, 90 शेयर 166 करके एप्लीकेशन डाल दो, अगर अलॉटमेंट होगा तो मिल जाएगा। अगर हाई डिमांड रहेगा तो लक फेवर करेगा, अगर डिमांड मॉडरेट है तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट बाय पार्ट पूरा एक बार में देना है। आईपीओ प्रोसेस में कोई चांस नहीं है। हाँ, एफपीओ में या फिर जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा रेज करते हैं, तब ये कॉल मनी कॉन्सेप्ट आता है। समझ रहे हो सर? आईपीओ सिस्टम में ये फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब सिस्टम नहीं होता है। एप्लीकेशन में ही सारा ले लेता है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन है, ये जो अप्लाई नाउ दिया है ना, ये एप्लीकेशन है। ये देखो, मेरे को ब्रोकिंग फॉर्म में डाल दिया, मतलब मेरा जो डीमैट अकाउंट है वहां पर भेज रहा है मेरे को। मतलब अगर लेना है, यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और फिर मेरे को पेज ओपन हो जाएगा। मुझे मिनिमम 90 लिखना है और 166 करके बीट करना है, तभी जाके, अगर कंपनी का शेयर हाई डिमांड नहीं है तो मिलने का चांसेस हाई है, अगर हाई डिमांड नहीं है तो फिर लक फेवर करता है, ना भी मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट तो बहुत सीधा साधा पॉइंट है, इट्स वेरी सिंपल। The definition of share states that the term share includes stock. If a company undertakes to aggregate the fully paid up shares, fully paid माने वही, अगर आपने सारा पैसा दे दिया कंपनी को, कोई भी चीज बाकी नहीं है, of various members as per their request and merge those shares into one fund. Suppose Mr. S ने दिया, मिसेस X ने दिया, मिस Y ने दिया,
मिस्टर जेड ने दिया, ठीक है, अलग अलग मिस्टर ए बी सी डी वाई एफ जो भी है, सबका शेयर फुल्ली पेड अप है, और जो भी कंपनी को उन्होंने दिया उसको एक पर्टिकुलर फंड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब इंडिविजुअल शेयर को फंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब उसे स्टॉक कहते हैं। दैट्स इट। इन a simple words we can say that stock is a collection or bundle of fully paid up shares। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? बोलो, बहुत देर से पूछा नहीं, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। थैंक यू नील। कोनिका, कोनिका बुझते पाচ্ছিস? शालिनी, सनोन, बोलो सर। ऋषभ, आयन, सबको समझ में आ रहा है? सौमन्यता, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ओके सर, ये है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। अब आगे से कोई पूछे ना कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की डिफरेंस क्या है, नॉर्मल लोग बोलेगा सेम है, बट आप सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट लोग, कंपनी सेक्रेटरी वाले, आप लोग ये गलती ना करें। देयर इज अ थीन लाइन, और थीन लाइन आप समझा देना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये लिमिटेड अनलिमिटेड के बारे में मैं एकदम बेसिक में चर्चा करके रखा हूँ। Limited company having a share capital after completing certain formalities can convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert their stock into fully paid up shares of any denominations. Stock is stated in lump sum, whereas shares being a smallest unit in having a face value. Stock को lump sum में मतलब डिनोट किया जाता है, शेयर्स को स्मॉलेस्ट यूनिट में, एक एक यूनिट का दाम, एक शेयर का दाम। Originally shares are issued to the shareholders, while in case of stock the fully paid up shares of members are converted into stock afterwards. The stock is not issued originally but is obtained by conversion of fully paid up shares. कंपनी कभी भी स्टॉक इशू नहीं करता है, कंपनी हमेशा शेयर इशू करता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में ये कंपनी अपना स्टॉक लेके नहीं आया सर, ये शेयर लेके आया है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड अपना आईपीओ में शेयर लेके आ रहा है, स्टॉक लेके नहीं आ सकता। ठीक है, ये शेयर मिलने के बाद उसको स्टॉक में कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, देखो सर, लीगल बातें जब करेंगे तो कितना डिफरेंशिएट हो जाता है, हर एक बात में डिफरेंशिएशन आ जाता है, वैसे ही फर्क है। ओके, अब तो शेयर एंड स्टॉक का डिफरेंस तो समझ गए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डेफिनेशंस भी देख लिए, और शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको सेक्शन 43 डिफाइन करता है। तो शेयर कैपिटल का टाइप्स में बात करेंगे अभी। ठीक है, ऐसे शेयर कैपिटल जो है इसको दो हिस्सों में बांटा गया सर। सेक्शन 43 शेयर कैपिटल को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपका कंपनी का ट्रू ओनर होता है, और प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस वाले होते हैं, यानी ये प्रेफर्ड शेयर होल्डर है। सिंपल बोलूं तो ट्रू ओनर जो होता है ना, वो कंपनी के सुख दुख दोनों में होते हैं, यानी कंपनी के प्रॉफिट में भी है और कंपनी के लॉस में भी है। बट जो प्रेफरेंस वाले होते हैं ये ज्यादातर केस में प्रॉफिट के ही साथ होते हैं, लॉस में ये कंपनी के साथ नहीं होता, क्योंकि ये जब भी आता है ना फिक्स्ड रिटर्न के लिए आता है। इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी फिक्स्ड रिटर्न के लिए नहीं आता है, वो एक्चुअली एक ट्रू ओनर की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर आप रिलायंस में या अदानी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मुकेश अंबानी जितना रिस्क उठाते हैं या गौतम अदानी जितना रिस्क उठाते हैं, माने जीए या एमए, देखें मुकेश अंबानी गौतम अदानी दोनों ही गुजराती है सर, लूट रहे भारत को? नहीं सर, लूट नहीं रहे, बना रहे। ऐसा बिजनेसमैन का जरूरत है। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट होने के नाम पे ऐसा थोड़ी होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस ना करे। तो फिर आप गवर्नमेंट का हालत तो देख रहे हो ना सर, मिक्स्ड अप चलेंगे, इसलिए इंडिया मिक्स इकोनॉमी दोनों देखता है, इंडिविजुअल बिजनेस भी देखता है, गवर्नमेंट भी देखता है। तो गौतम अदानी एंड मुकेश अंबानी, आप एक चीज समझो सर, गौतम अदानी हो या मुकेश अंबानी, वो कंपनी को बनाया है,
वो भी रिस्क लेके आए हैं। ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर ही है, तो प्रोमोटर कहलाता है सर। दे आर नोन एज प्रोमोटर, बट अगर देखा जाए तो दे आर ऑल्सो इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल का डिटेल्स होते हैं उसमें इनका शेयर होल्डिंग भी होते हैं, और मेरा अगर अदानी में इन्वेस्टमेंट है तो मेरा शेयर भी दिखेगा, अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करता हूं तो भी दिखेगा। मैं क्यों, आप भी करोगे तो आप भी दिखोगे। लेकिन ये जितना रिस्क उठा रहा है इक्विटी शेयर होने के नाते आप भी उतना ही रिस्क उठाते हो। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनोगे तो ओनर जैसा रिस्क नहीं है आपको, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जब मार्केट में कोई कंपनी इशू करता है तो वो अपने शेयर होल्डर को एक फिक्स रिटर्न देने का वादा भी करता है कि भाई मेरा बिजनेस कितना भी अच्छा बुरा चले, आपको मैं 12% तो रिटर्न दे दूंगा। अगर आप कंपनी को 1 लाख देते हो, ठीक है, तो कंपनी आपको एनुअली 12,000 रिटर्न देगा। सिंपल बात है, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर, मार्केट में नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही शेयर है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कंपनी जब शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड ही देता है, बट ये फिक्स देता है, बट दोनों ही कंपनी टैक्स देने के बाद देता है। माने आफ्टर टैक्स आइटम है सर। मैं सिखाऊंगा सर, ये एक्चुअली फाइनेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ये भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको एक दूसरे चीज में लेके जाऊंगा। मैं सभी चीज बताऊंगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल का राइट क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का राइट क्या है, सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इक्विटी शेयर के अंदर एक फर्क होता है, वोटिंग राइट्स वाला एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। ये बात मैं स्टार्टिंग में बोल भी रहा था, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट। अच्छा, ये डिफरेंशियल राइट एज टू व्हाट? एज टू डिविडेंड, एज टू वोटिंग, और अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो पहले ना मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं प्रेफरेंस में जाऊंगा, और लास्ट में जाके मैं सब एक साथ बताऊंगा, ठीक है। तो सर आपको पहले ये बताना पड़ेगा मुझे कि सर वोटिंग राइट क्या होता है। थोड़ा सा बताऊंगा, ऐसे वोटिंग राइट के ऊपर चैप्टर है, उसमें मैं वोटिंग राइट्स के ऊपर अलग अलग वोट होता है, कैसे कैसे वोट होता है कंपनी में, सब बताऊंगा। बट आपको ना इसके लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आइडिया देने के लिए मेरे पास सोर्स तो है, मैं कुछ ना कुछ आइडिया आपको दे ही दूंगा। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारा ईमेल भी आया है। एक सेकेंड, कोई भी एक एग्जांपल देखता हूँ सर। आईटीसी वोटिंग, क्या होता है ना सर, जब कंपनी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेता है, स्पेशली डिविडेंड इशू के बारे में, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी को मानो न्यू वेंचर लेना है, ठीक है, मतलब कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे इस बात, जैसे आईटीसी ने डिमार्च किया ना, तो आईटीसी लिमिटेड जब डिमार्च करेगा तो ऑब्वियस बात है कि आईटीसी लिमिटेड इसके बारे में शेयर होल्डर का परमिशन लेगा। इसके लिए आईटीसी ना मीटिंग करेगा। क्या करेगा सर? मीटिंग करेगा। उसमें 2 तरह का मीटिंग मेनली होता है, एक को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, और एक को बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये भी आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा सर। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के ऊपर फेवर में और अगेंस्ट में वोट होता है, ठीक है, फेवर में और अगेंस्ट में वोट होता है। और वो कंपनी पहले से बता देता है कि हम लोग इस दिन वोट करेंगे, ठीक है, हम लोग इस दिन वोट करेंगे। तो वो पर्टिकुलर डेट में शेयर होल्डर क्या करता है, आजकल ई वोटिंग भी होता है, आजकल ई वोटिंग भी चालू हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डेट में शेयर होल्डर को जाना होता है। अगर मीटिंग कहीं फिजिकल लोकेशंस में, अगर लोकेशंस नहीं है तो ऑनलाइन में भी ई वोटिंग कंपनी को वेबसाइट के थ्रू से भी वोट दिया जा सकता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, ये वोट क्या होता है, कंपनी के डिसीजंस पे होता है, क्योंकि आप भी शेयर होल्डर हो और भी लोग हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो सब कंपनी के बिजनेस के बारे में जो डिसीजन ले पाते हैं ना, वो वोट फेवर में या अगेंस्ट में देके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है। मैंने बेसिकली क्या होगा क्या नहीं होगा
उसके बारे में एक डिसीजन दे देता है। यहाँ पर एक एक पॉइंट होता है, कॉर्पोरेट्स बोले, ये वाला आई थिंक, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। देखिए जरा, बोर्ड मीटिंग, लिस्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग अलोंग विद डेट्स, यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के डिटेल्स दिया है, ठीक है। आप ये सब कंपनीज का सारा देख सकते हो कि कब एजीएम है, कब प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर। ये देखो सर, एजीएम में प्रेफरेंशियल इशू होगा, उसका भी डेट दिया है, देख पा रहे सर, ठीक है। ये देखो, रीजेंसी फिन कॉर्पोरेशन 18 अगस्त मैंने आज के डेट में प्रेफरेंशियल इशू करेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, सब यहाँ पर बता देता है। कंपनी एजीएम ईजीएम करेगा, ठीक है, उसका भी डेट दे देता है। एजीएम ईजीएम में क्या डिस्कस करेगा वो भी बता देता है, ठीक है। तो अगर किसी मैटर में वोट होगा तो भी आपको नोटिस देके बता देता है, ईमेल कर देता है आजकल, ठीक है, या घर पे चिट्ठी भेज देता है। कंपनी बोनस इशू करेगा, स्प्लिट करेगा, राइट इशू करेगा, डिविडेंड देगा, जो भी करेगा कंपनी बताता है, और वो मीटिंग में करता है। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मीटिंग की तरह बातचीत होता है, एजीएम की तरह होता है। ये सब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारा बात, ये सब लॉ का पार्ट है सर, कि बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, एजीएम ईजीएम में क्या होता है। ये इतना सारा कंपनी यहाँ पर, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मन मर्जी सब डिटेल्स दे दिया, सब रीजंस है, सब आपको यहाँ पर दिया है। तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, सबको मायने रखता है कि कंपनी क्या करने जा रहा है, क्या करेगा, तब जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लोन देगा कि नहीं देगा, सबको मायने रखता है, सब मतलब सबको मैटर करता है ये सब डिटेल्स। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो सब डिटेल्स फॉलो करता है। यस सर, बिल्कुल फॉलो करता है। अगर कोई कंपनी बोनस इशू करेगा तो उसके बारे में बता देता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिस्ट है कि कितना बोनस देगा, बोनस देने के बाद क्या होगा, सब कुछ। सर माथा खराब हो जाएगा, अरे होने तो माथा खराब, क्या करेंगे, एक ही तो माथा है, थोड़ा खराब ही होने दो, एक ही तो जिंदगी है, थोड़ा खराब नहीं हुआ चीजें तो फिर क्या फायदा। आगे देखो सर, तो मैं इतना समझा पा रहा हूं आपको कि वोटिंग राइट्स का जरूरत क्यों है। वोटिंग राइट्स का जरूरत इसलिए होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। मैक्सिमम शेयर होल्डर अगर फेवर में होता है, ठीक है, तो कंपनी किसी मैटर को, डिसीजंस को आगे ले जा सकता है। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर अगेंस्ट में हो जाता है तो वो पर्टिकुलर डिसीजन पीछे रह जाता है, या अभी नहीं होगा, बाद में हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली वोटिंग राइट्स का मैटर। अब मैं आपको डिफरेंशियल राइट और नॉर्मल वोटिंग राइट्स में डिफरेंस बताता हूँ। चलो सर, इसके लिए मैंने एक स्पेशल नोट जनरेट किया कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुनो, डाउट हो तो पूछो। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बात बोल देने का। तो सबसे बड़ा सवाल वीवीआईपी सवाल है सर, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर काइंड ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी that offers shareholders varying levels of voting power. This means that some shareholders have more voting power than others. जब किसी को डिफरेंशियल वोटिंग पावर दिया जाता है तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी को डिवियर शेयर मिला है, जैसे टाटा मोटर्स का मैं आपको दिखा रहा था कि टाटा मोटर्स का अगर आप मार्केट से ही लेते हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर लेते हो, तो आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिले, यानी आप टाटा के किसी मीटिंग में ज्वाइन करोगे, डिसीजन मेकिंग में ज्वाइन करोगे, आप वोट भी, आप बड़ा शेयर होल्डिंग कर सकते हो, प्रोमोटर में भी पार्ट हो सकते हो, बट आपका वोटिंग राइट का एक परसेंटेज होता है कि अगर टोटल वोटिंग परसेंटेज 100% है, ठीक है, टोटल वोटिंग परसेंटेज अगर 100% है, आप किसी कंपनी का अगर मानो 1 लाख शेयर होल्ड करते हो, जो कंपनी का टोटल शेयर परसेंटेज का 10% है, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में आपको कंपनी पहले से ही बोल देता है कि भाई आप अगर डीवीआर होल्ड करते हो तो आपका वोटिंग राइट का परसेंटेज हम लोग चूज करेंगे क्या होगा। मैं और भी आपको बताता हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। This means that the same shareholders have more voting power than others, and this can significantly impact the control and decision making capabilities of the company.
एक्चुअली डिफरेंशियल वोटिंग राइट डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी अपना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को अपने हाथ में रखना चाहता है। इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे देखो ये जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, उसको ओपन मार्केट बोलते हैं। हम लोग जब स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी का शेयर को परचेस करते हैं तो ये ओपन मार्केट हो गया ना। अब ओपन मार्केट में कोई भी आके शेयर होल्ड कर सकता है, कोई भी, एरे गैरे नथु कैरे ABCD XYZ एनीवन टाटा का शेयर होल्ड करके वो टाटा का मालिक बन जाएगा। बात को समझे सर, सिंपल बातें हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भी टाटा का शेयर होल्ड करेगा वो टाटा का मालिक बनेगा, इसमें तो कोई नॉर्मल बात है। लेकिन आप कंपनी के शेयर कितना शेयर होल्ड करने से कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आपका पावर भी आ जाएगा। हेलो, अगर आप कंपनी का शेयर होल्ड करोगे और अगर आपको वोटिंग पावर आ जाता है तो आप कंपनी के शेयर में कंपनी के वोटिंग में भी आप कोई भी मैटर में जब वोट होगा तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा, आप अपना ओपिनियन दोगे, अपना वोट दोगे, तो उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका योगदान रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि डीबीआर मैटर में क्या है कि कंपनी अपने हिसाब से कि परसेंटेज को डिसाइड करता है कि भाई ये बंदा 100 शेयर होल्ड कर रहा है या 1000 शेयर होल्ड कर रहा है, हम इसको इतना परसेंटेज अलॉट करेंगे। जो फैसिलिटीज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में नहीं है। मैंने टाटा मोटर्स का अगर आप नॉर्मल शेयर होल्ड करते हो, नॉर्मली यही शेयर ज्यादा होता है मार्केट में, इसमें इस तरह का बातें नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करता है? ताकि कंपनी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख पाए। ऐसा ना हो कि ओपन मार्केट में कोई भी आके कंपनी का शेयर होल्ड करके कंपनी को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश करे। कंपनी मेनली अपना कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंट लेवल में कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लेते हैं। इन इंडिया सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीआर इन 2000। ये जो कॉन्सेप्ट है सेबी इसको 2000 में डेवलप किया। However, they are not so popular in India। इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपनी ऐसा करता है। मैंने आपको टाटा मोटर दिखाया और हार्डली 5-7 कंपनी है जो डीबीआर इशू करता है सीरियसली। ऐसे इंटरनेशनल लेवल में मतलब अमेरिका साइड में बहुत सारे कंपनी ऐसा करता है। इंडिया में नॉर्मली टाटा मोटर्स, गुजरात एनआरई कोक बोल के कंपनी है, पैंटालून रिटेल, मैंने पैंटालून तो आप लोग जानते हो, जैन इरिगेशंस, ये सम ऑफ दी कंपनीज है जिसके पास डीबीआर शेयर्स है। जैसे क्या कहता है मनी कंट्रोल का डेटा, टाटा मोटर्स डीबीआर शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स व्हिच आर 1/10 ऑफ द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स का 1/10 है वोटिंग राइट्स, यानी जो भी उसका रहेगा उसका 1/10 पार्ट डीबीआर वाले का रहेगा। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल घूम रहा है कि सर हम नॉर्मल शेयर छोड़ के डीबीआर क्यों ले। चलो कंपनीज कैन इशू डीबीआर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स इन 2 ways। एक इंफीरियर वोटिंग राइट्स देके, अगर कंपनी इंफीरियर वोटिंग राइट्स करता है अंडर दिस स्कीम कंपनी कैन इशू शेयर्स विद फ्रैक्शनल वोटिंग राइट्स। For example, a shareholder may be given 1:5 rights, meaning that they get 1 vote for every 5 shares owned। 5 शेयर के बदले उसका 1 वोट देने का परमिशन रहेगा। 1:5 राइट्स, दिस इज इंफीरियर। सुपीरियर वोटिंग राइट्स क्या होगा? अंडर दिस स्कीम a company can issue shares that offer multiple votes per share। For example, shareholders may be given 5:1 rights, which make it 5 votes per share owned। एक शेयर के बदले 5 वोट दे सकता है। समझ में आया सर? इंफीरियर सुपीरियर दोनों ही डीबीआर का पार्ट है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दोनों पर्पस में यूज किया जाता है, या तो आप वोटिंग राइट्स कम करो या तो आप वोटिंग राइट्स ज्यादा करो। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई डू कंपनीज इशू डीबीआर? प्रिवेंशन ऑफ ए हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी ताकि कोई, मैं आपको बोल रहा था ना, ताकि कोई टेक ओवर ना कर ले कंपनी, क्योंकि ओपन मार्केट है, उसको रोकने के लिए। डीबीआर शेयर्स प्रोवाइड लिमिटेड वोटिंग राइट्स टू सर्टेन शेयरहोल्डर्स, व्हिच मींस दैट दे डू नॉट हैव द सेम वोटिंग पावर एज द प्रोमोटर। कंपनी को बनाने वाले प्रोमोटर होते हैं, जो कंपनी को बिल्ड करते हैं,
उसको प्रोमोटर कहते हैं। नॉर्मल लोग सोचते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं वो प्रोमोटर है, हाँ दे आर ऑल्सो प्रोमोटर रियल एस्टेट में, बट जो कंपनी बनाते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो कहने का मतलब इतना है, विच मीन्स दे डू नॉट हैव द सेम वोटिंग पावर एज द प्रोमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। दिस कैन हेल्प प्रिवेंट द डाइल्यूशन ऑफ प्रोमोटर्स voting rights and make it more difficult to hostile takeovers। कोई हॉस्टाइल नहीं कर सकता सर, मैंने ऐसा कोई दूसरा लोग आके कंपनी को अपना कंट्रोल में नहीं ले सकता। ये डीबीआर इशू करने का वन ऑफ द बिग रीजन है, प्रिवेंट करना, क्योंकि वोटिंग राइट्स देके आप अपना हिसाब को चेंज कर सकते हो। मैंने एक्चुअली ये कब कौन करता है मैं वो भी आपको बताता हूँ कि कौन नॉर्मली डीबीआर में पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा रुक जाओ, सारा जवाब मिलेगा। सेकेंड, वेलकम पैसिव और रिटेल इन्वेस्टर्स। पैसिव माने जिनके लिए शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एक्टिव इनकम का एरिया नहीं है, पैसिव इनकम का एरिया है, माने वो बेसिकली अपना एक साइड इनकम के लिए करते हैं। या रिटेल इन्वेस्टर्स माने इट्स लाइक यू मी, हम आप जैसे लोग, हम या आप जैसे लोग, जैसे जिसको रिटेल वाले बोलते हैं, ऑर्डिनरी लोग सर, जो कोई करोड़पति या अरबपति नहीं है, छोटा छोटा हजारपति लाखपति वाले हैं, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों का बात कर रहे हैं सर, जो कंपनी के शेयर में बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं कर सकता, बट अपने इन्वेस्टमेंट को छोटा छोटा जगह में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू से रख सकता है। इसे कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में रेगुलर बेसिस में ट्रेडिंग करता रहता है। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं डीबीआर। पैसिव इन्वेस्टर डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द मैनेजमेंट डिसीजंस। हम आप जैसे लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं सर? नहीं, हम लोग थोड़ी ना कंपनी में करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिलायंस का टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर कोई रिलायंस के शेयर में, मानो रिलायंस का अगर 100 शेयर भी कोई होल्ड करता है तो उसका क्या परसेंटेज है? कुछ नहीं। अगर 1000 भी होल्ड करते क्या परसेंटेज है? कुछ नहीं। तो ये सब रिटेल वाले हैं, ये मैनेजमेंट डिसीजंस में उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। पैसा बढ़ जाए, शेयर का वैल्यू बढ़ जाए, बल्ले बल्ले पार्टी कर देंगे, ठीक है, चीयर्स कर लेंगे दोस्तों के साथ, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग फॉर प्रॉफिट इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ शेयर होल्डिंग फॉर मोस्ट पीपल। ये मेनली प्रॉफिट के लिए करते हैं, अपना पैसा ग्रो करें। सिंस सुपीरियर वोटिंग राइट्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया, इंडिया में सुपीरियर वोटिंग राइट नहीं दिया जाता सर, ज्यादातर इंफीरियर वोटिंग राइट ही होता है। डीबीआर शेयर होल्डर्स कैन सिंपली रिमेन इन्वेस्टेड फॉर डिविडेंड इनकम। ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है डिविडेंड पाने के लिए, विदाउट कंसर्निंग देमसेल्व्स विद मैनेजमेंट डिसीजंस। अपने आप को मैनेजमेंट डिसीजंस के साथ कनेक्ट नहीं करते। मुकेश अंबानी क्या कर रहा है, गौतम अदानी क्या कर रहा है, डजंट मैटर। मोरओवर दीज आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड गेट ए हायर रेट ऑफ डिविडेंड। ये डिस्काउंट में इशू होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी शेयर 613 टका में बिक रहा है सर, 613 रुपीज। टाटा मोटर्स का डीबीआर का शेयर 400 टका में बिक रहा है सर। हेलो, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलो सर, दिख रहा है ना कि जो शेयर मार्केट में 600 रुपीज में मिल रहा है वही शेयर 400 में भी मिल रहा है। तो जिसको डीबीआर लेना है, ऑब्वियस बात है कि उसका वोटिंग राइट वगैरह में बहुत इशू होगा, बट वो डीबीआर ले सकता है, पर डिविडेंड उसको ज्यादा मिलता है, ठीक है। डिविडेंड उसको नॉर्मल डिविडेंड से थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो डीबीआर में लेता है सर। डिविडेंड इनकम के लिए नॉर्मली ये लोग डिविडेंड इनकम एज वेल एज थोड़ा सस्ता मिलता है बोल के ये लोग डीबीआर ले सकता है, काफी लोग करते हैं। मेरे में से कुछ स्टूडेंट्स है जो डीबीआर में इन्वेस्ट करके रखा है। So investors can purchase a larger quantity and maximize their dividend income. तो ये सेकेंड रीजन है, मैंने कोई डीबीआर में क्यों इन्वेस्ट करे, या फिर आप ऐसे बोलो कंपनी, दोनों एंगल से पढ़ सकते हो आप। कंपनी क्यों डीबीआर इशू करेगा? मैं बोला ना रेसिप्रोकल है। कंपनी की तरफ से सोचो तो शेयर होल्डर या पब्लिक आ जाता है, और शेयर होल्डर की तरफ से सोचो तो कंपनी आ जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्टिंग इक्विटी डाइल्यूशन।
इक्विटी को डाइल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, माने डाइल्यूशन माने बहुत ज्यादा फैल ना जाए, बहुत सारे लोगों के हाथ में कंट्रोल ना चला जाए, कंपनी का जो मालिक लोग हैं वो लोग कंपनी को चलाए, यही अच्छा चीज है। ऑनबोर्डिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स इन द कंपनी फॉर एडिशनल फंड्स रिजल्ट इन इक्विटी डाइल्यूशंस। जब बाहर के लोग कंपनी में आते हैं तो इक्विटी माने कंपनी का शेयर होल्डिंग क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, thereby also diluting voting rights. Hence, DBRs can be useful tool for companies that want to raise capital without giving up control. पैसा चाहिए पर कंट्रोल नहीं देना है पैसा देंगे तुमको बट कंट्रोल नहीं देना है, क्योंकि मैं वोटिंग राइट को पहले से ही डिसाइड कर देता हूँ कि आप कंपनी के मीटिंग में क्या कर सकते हो, आपका वोटिंग का क्या परसेंटेज करेंगे, ठीक है, वो कंपनी पहले से डिसाइड कर दे, कंपनी का बोर्ड। सो कंपनी को पैसा मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, बट कंट्रोल नहीं देंगे। समझ में आया? बोलो। हाँ सनोन, आयन, बोलो सर। सोनिका, ऋषभ, शालिनी, ठीक है ना? Yes, sir. बोझा याद से तो ऐसा। अच्छा, कंपनी का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कंपनी डीबीआर इशू कर सकता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है? इन ऑर्डर टू इशू डीबीआर शेयर्स कंपनीज मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी पॉइंट। सबसे पहले तो कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अब आप बोलोगे सर एओए क्या है, तो ये सब मैंने इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट में बताया, एओए वर्सेस एमओए। आई होप कि आप लोग भूले नहीं, और अगर आप नहीं किए ना तो एक बार आप लोग ना बैकअप लो सर, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ को एक बार गो थ्रू करो अभी के लिए। हाँ, जिनका एग्जाम देरी है डोंट वरी, मैं फिर करवाऊंगा। जिनका एग्जाम क्लोज है वो रिवाइज कर ले, और जिनका एग्जाम देरी है, जिनको जून 2024 में या मई 2024 में एग्जाम देना है, डोंट वरी, वो फिर से करेगा। लेकिन हाँ, अभी नॉलेज को डेवलप करने के लिए प्लीज करो ना, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है आपको, बिना पढ़ के कहाँ जाओगे। In order to issue DBR shares, companies must meet the following criteria. The article of association of company should have approved the issuance of the DBR shares. तो कंपनी में जो एमओए और एओए होता है, एओए माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट मीन सिंपली कंपनी का रूल बुक, जिससे कंपनी का डे टू डे फंक्शन चलता है। तो अगर कंपनी को डीबीआर इशू करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको अप्रूव करना होगा थ्रू कंपनी बोर्ड मीटिंग एंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, एवरीथिंग। इशूइंग कंपनी शुड हैव 3 years रिकॉर्ड ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो कंपनी डीबीआर इशू करेगा, जैसे टाटा मोटर ने डीबीआर इशू किया, तो कंपनी प्रॉपरली अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 3 साल का, नहीं तो आपको डीबीआर इशू करने का परमिशन नहीं मिलेगा, आपको माने कंपनी को। इशूइंग कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड ऑन फाइलिंग देयर एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 3 years। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर रिटर्न फाइल करने का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली किया है, ये देखना चाहिए सर, ठीक है। ये रिटर्न फाइलिंग के ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा कि कंपनी रिटर्न फाइलिंग में एनुअल इनकम, जो भी कंपनी रिटर्न कमाते हैं उसके ऊपर कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो उसमें कंपनी ना चूके, ठीक है। उसके ऊपर अलग से एक चैप्टर आएगा, मैं उसमें आपको और डिटेल्स में बताऊंगा कि रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इशूइंग कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड filing their annual return during last 3 years. There should be no instances of defaulting on the repayment of loan, deposits or dividends. माने ऐसा सिचुएशंस नहीं होना चाहिए कि कंपनी जो डीबीआर इशू करना चाहता है वो मार्केट में अपना लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर रहा है। कंपनी के पास कुछ सीडीज था, कमर्शियल डिपॉजिट्स, कंपनी अपना या कंपनी डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, या कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह में डिफॉल्ट कर रहा है। The tribunal or judiciary माने कोर्ट should not have slapped any penalty। कंपनी लॉ के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, एनसीएलटी बोलते हैं, या जुडिशियरी जो भी है, वो कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी ना थोपे, मैंने ऐसा ना किया हो, slapped any penalty on these companies in the last 3 years, ठीक है। And DBR shares must not exceed 26% of the post issue paid up equity capital। जितना कंपनी ने
कैपिटल मार्केट में इशू करके रखा है उसका 26% से ज्यादा डीबीआर शेयर्स नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है जो भी डीबीआर में आना चाहता है। अब कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए डीबीआर में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसका एक छोटा सा शॉर्ट पॉइंट्स है, जान लो फटाफट। आपको ऑलरेडी पता चल गया कंपनी को कंट्रोलिंग में सुविधा होता है, अपना शेयर डाइल्यूट ना हो जाए, कोई भी आउटसाइडर कंपनी में आके दादागिरी ना करे, ठीक है। डीबीआर अलाउ कंपनी टू रेज कैपिटल व्हाइल रिटेनिंग कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Founders and promoters can retain control over the company and prevent hostile takeovers or unwanted interference from third parties. And second important point is raising capital. Raising capital. Market से पैसा raise करता है। The issuance of DBR attracts investment from retail investors who are not interested in controlling the company, जिसको कंपनी को कंट्रोल करने में कोई रुचि नहीं है, बट वो अपना इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करना चाहता है। ऐसे लोग नॉर्मली कंपनी में डीबीआर वाला शेयर में पैसा डाल के आ सकता है। ये कंपनी के लिए एडवांटेज है। शेयर होल्डर का एडवांटेज क्या है? शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, रिटर्न एनहांस करने का मौका मिलता है, ठीक है। और इनको नॉर्मली हायर डिविडेंड यील्ड मिलता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से। डीबीआर और सस्ता में भी मिलता है मार्केट में। डीबीआर शेयर जो होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, नॉर्मल शेयर से, नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं जैसे मेरे पास भी टाटा मोटर्स है, मेरे पास ये वाला है सर, ये 613 वाला है, डीबीआर वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं तो सस्ता में लिया था, अभी 613 है, मैंने कैपिटल गेन करके रखा ऑलरेडी, प्रॉफिट बहुत हुआ है, अभी छोड़ने का इच्छा नहीं है, रहने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आज किसी को टाटा मोटर लेना है और वो डीबीआर लेना है तो 400 टका में मिलेगा, और 600 टका में अगर आएंगे तो आप ऑर्डिनरी में आ जाओगे। तो अगर कोई स्टे इन्वेस्टेड माने इन्वेस्ट करके रखना चाहता है तो देखा जाता है कि डीबीआर मतलब जो डीबीआर में आया है सर, जो डीबीआर शेयर दिया है उसको कंपेरेटिवली ज्यादा डिविडेंड का हायर डिविडेंड यील्ड मिलता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर का एडवांटेज है। कंपनी का डिसएडवांटेज भी है सर। मार्केट में अगर कोई कंपनी डीबीआर इशू करता है तो एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है। The issuance of DBRs can be viewed negatively by investors who may perceive it as an attempt by the company to retain control over the decision making process. ये भी मार्केट को अच्छा नहीं लगता कि कंपनी सारा मैटर अपने हाथ में लेना चाहता है, बाकी शेयर होल्डर राइट को खराब करना चाहता है, शेयर होल्डर का राइट उसी के एक्सपेंस के थ्रू से कंट्रोल करना चाहता है। तो ये बहुत सारे शेयर होल्डर पसंद नहीं करते, स्पेशली बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जो कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है उनको पसंद नहीं आता। छोटे मोटे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है समझ रहे हो सर? 10,000 1 लाख 10 लाख वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जो 10 करोड़ और 20 करोड़ 100 करोड़ कंपनी में पैसा लगा के रखा है ना, उनको दिक्कत है। लिमिटेड पार्टिसिपेशंस डीबीआर में प्रॉब्लम ये होता है, डीबीआर लिमिट द पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस which can lead to reduced transparency and low accountability। माने अगर ज्यादा लोग डीबीआर में आ जाएंगे तो फिर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में शेयर होल्डर नहीं रहेगा, तो फिर बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, कंपनी कुछ भी कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी माने आपको हिसाब देना पड़ता है, आपको किसी के सामने कोई हिसाब देने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज ज्यादातर लोग डीबीआर में है। तो ये एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन का इशू होता है। शेयर होल्डर के लिए क्या डिसएडवांटेज है? ऑब्वियस बात है कि वोटिंग राइट रिड्यूस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकता, और एग्जिट करने का मौका कम मिलता है, स्पेशली इन आवर कंट्री। अगर आप डीबीआर लेते हो ना तो इसमें लिक्विडिटी कम है, माने ऐसा नहीं होगा कि आपको, देखो सर डीबीआर शेयर अगर आप परचेस करते हो तो आप अगर आज 400 टका में टाटा मोटर बाई करते हो और कल आप 500 टका में सेल करना चाहोगे तो ऑब्वियस बात है कि किसी डीबीआर शेयर होल्डर जो सेल करना चाहता है उसी को सेल कर पाओगे। आप बायर हो तो आप सेल करोगे तो कोई डीबीआर बाई करने चाहेगा तभी ना सेल कर पाओगे। सिंपल बात है सर। अगर मिस्टर ए डीबीआर बाई किया आज और मिस्टर बी को 500 टका में सेल करना चाहता है 100 टका प्रॉफिट कमा के, और मिस्टर बी आना चाहता है, लेकिन ऐसे मार्केट में नॉर्मली लोग कम होते हैं,
ऐसे मार्केट में इंडिया में थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं है ये। लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इशू। तो एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जिट करना माने आप 400 टका में बाय करोगे, फिर कल आपको मन हुआ कि मैं 450 टका हो गया प्रॉफिट करके 50 टका पर शेयर 50 रुपीज प्रॉफिट करके मैं निकलना चाहता हूँ, बट डीवीआर में आपको इतना इजीली निकलने का मौका नहीं मिलता है। कॉम्पेरेटिवली अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्ड करते हो आपको बहुत लिक्विडिटी मिलता है, आप इजीली सेलर मिल जाएगा आपको। अगर आप बायर हो तो सेलर मिलना इज नॉट अ बिग डील इन ऑर्डिनरी केस। तो ये शेयर होल्डर को दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस दिया है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड ऑर्डिनरी शेयर में डिफरेंस क्या है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला बात, वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफर 1:1 वोटिंग राइट्स, 1 वोट पर शेयर। डीवीआर शेयर्स कैन हैव ए हायर और लोअर वोटिंग राइट रेशियो, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो इंफीरियर या तो सुपीरियर। इन आवर कंट्री, इन इंडिया, सुपीरियर वोटिंग राइट नॉर्मली अलॉट नहीं किया जाता, इंफीरियर ही ज्यादा होता है अगर डीवीआर है तो। डिविडेंड रेट, द डिविडेंड पे आउट ऑफ डीवीआर शेयर्स कैन बी हायर और लोअर। नॉर्मली इंडिया में हायर होता है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर के केस में ये फिक्स रहता है, हायर लोअर में चेंजेस नहीं होता। सुइटेबिलिटी, डिविडेंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स आर बेटर सुटेड फॉर प्रोमोटर। जो प्रोमोटर हैं उनको डीवीआर शेयर ज्यादा सूट करता है, एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कोई रुचि नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर प्रेफरेबल फॉर लार्जर शेयर होल्डर्स। इशू प्राइस, डीवीआर शेयर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट, ऑर्डिनरी शेयर्स आर इशूड एट मार्केट फेयर मार्केट प्राइस। जैसे टाटा मोटर्स का करंट फेयर मार्केट प्राइस है 613, पर टाटा मोटर्स मार्केट में डिस्काउंट में बिक रहा है डीवीआर में 400 टका। हाँ सर, आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, होना चाहिए सर। बस यही है डीवीआर और ऑर्डिनरी शेयर के बीच में डिफरेंस। बहुत बोल दिया। इन कंक्लूजन, with differential voting rights as a powerful financial instrument that can be used by companies to raise capital while retaining control. In simple यही है कि कंपनी अपना कंट्रोल भी खोना नहीं चाहता और मार्केट से कैपिटल रेज करना भी खोना नहीं चाहता, तो कंपनी डीवीआर इशू करता है, जिसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था 2000। It is important for investor to carefully consider the potential risk and benefit associated with DVR before making any investment decisions, है ना। ऑब्वियसली डीवीआर क्यों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर होल्डर को नॉलेज लेके ही आना चाहिए, बिना नॉलेज का तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना ज्ञान का, जैसे आपको तैरना नहीं आता और आपने पानी देखा और कूद दिया, क्या हालत होगा, डूब जाओगे, है ना। फिर बोलोगे मार्केट जुआ है, ये है वो है। अरे भाई खेलना नहीं आता, थोड़ा सीख के आओ। कभी नेट प्रैक्टिस नहीं किया, डायरेक्टली मैच खेलने चले आए, चोट तो खाओगे या फर्स्ट बॉल में आउट हो जाओगे। सिंपल बात है। कोई भी चीज को करना है जिंदगी में, थोड़ा सीख के आना है, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है। बस इतना सा बात था। मैंने आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड ऑर्डिनरी शेयर्स पूरा छान मार दिए। अब आप आराम से घर पे इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जहां से मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बात मैं कर रहा था वही चीज यहाँ पर बोला है, ठीक है। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया। अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, ओके Yes, सर। sir. देखो सर, ये सब तो हो गया इक्विटी शेयर का, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। ईच एंड एवरी बात, जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड रूल्स हैं, लॉ है, चाहे वो शेयर मार्केट वाला हो या प्राइवेट कंपनी वाला हो। आप प्राइवेट कंपनी भी शेयर होल्ड कर सकते हो ना। आप कंपनी का शेयर होल्ड करोगे, आपको बदले में सर्टिफिकेट मिलेगा।
आजकल प्राइवेट कंपनी के केस में अभी भी फिजिकल सर्टिफिकेट चलता है, बट अगर आप शेयर मार्केट में हो तो सर्टिफिकेट डिजिटल हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इज रिक्वायर्ड व्हेन शेयर्स आर इशूड इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, डीमैट में सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। सेक्शन 46 कंटेन प्रोविजंस व्हिच रेगुलेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। पुराने जमाने में चलता था, अभी भी चलता है, प्राइवेट के केस में चलता है, जहां शेयर फिजिकली डील हो रहा है ना, फिजिकल माने स्टॉक मार्केट नहीं है, डीमैट अकाउंट के थ्रू से नहीं है। ऐसे देखने में होता है, दिखा देता हूं। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाते हैं सर। इस तरह का कंपनी नेम रहेगा, कंपनी डायरेक्टर नाम रहेगा, ठीक है, कंपनी का लोगो रहेगा, कितना शेयर होल्ड करता है उसका डिटेल्स रहेगा। सिंपल से, जैसे आप लोग एग्जाम में पास करते हो उसका सर्टिफिकेट होता है, शेयर होल्ड करोगे तो उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसमें लिखा रहेगा, कंपनी का डायरेक्टर का नाम रहेगा, सीएस का साइन भी रहता है आजकल, ठीक है, जहां जरूरत होता है, और फिर कंपनी अपना शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो certificate of shares is required when shares are issued in physical form. Section 46 contain provision which regulate certificate of shares. Share certificate is prima facie evidence. Prima facie माने primary. According to section 46, a certificate issued under the common seal. Common seal माने कंपनी का एक seal होता है, stamp, if any, of the company, or signed by two directors. Okay? अगर कंपनी में डायरेक्टर है तो टू डायरेक्टर्स है तो टू डायरेक्टर्स, और बाय ए डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर है तो, एंड दी सीएस। सीएस माने कंपनी सेक्रेटरी। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीएस दोनों एक साथ भी कर रहे हैं, सिर्फ सीएस भी कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना सीएस का पावर क्या है ना। ये सर सभी का पावर है, सीएस का पावर बता रहा है मैंने, सीए का पावर नहीं है क्या, या सीएमए का पावर नहीं है, सबका अपना अपना जगह है, मैं बताता रहता हूँ क्लास में ऑलवेज। लेकिन ये सब लीगल मैटर में ना सीएस का बोलबाला ऑब्वियसली ज्यादा है, कंपनी लॉ को देखता ही है सीएस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो फिर चार्टर्ड क्यों जानेगा, सीएमए क्यों जानेगा, पर उसे भी जानना है ना, क्योंकि वो भी बिजनेस का पार्ट है, और जहां सीएस नहीं होता है रेगुलर मैटर में, सीए ही सारा चीज संभालते हैं। ये बहुत बड़ा खेल है सर, इसमें सबका रोल प्ले है, सबका रोल प्ले है, ये मार्केट सबका है बॉस, ये इकोनॉमी सबका है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये जो नॉलेज आप ले रहे हो ना, ये नॉलेज में क्या छुपा हुआ है। डिमोटिवेट मत होना सर कभी भी, क्योंकि डिमोटिवेशन का जगह ही नहीं है। ये एक एक लाइन लाइफ है सर, विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, मेरे बात पे कितना विश्वास करोगे ये तो आपके ऊपर है, पर अपने आप में विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच में सर, आप लोग पार्लियामेंट एक्ट का पढ़ाई कर रहे हो, एक एक शब्द आपके लिए गोल्डन वर्ड्स होना चाहिए, एक एक लाइन आपके लिए लाइफ होना चाहिए। और सच बताऊं, इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत है। अब एक कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में साइन करेगा तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा, क्या सैलरी हो सकता है उसका, सोचो। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रहा है, तो अगर आगे जाके कभी कुछ प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है, तो उसको भी जेल में जाना पड़ेगा, पेनल्टी लगता है, जेल जाना पड़ता है, सब कुछ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जगह है। So whenever the company has appointed a company secretary, obviously अगर 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और अगर टर्नओवर ना भी है ना, छोटा है, उससे कम है, फिर भी मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी सीएस का जरूरत पड़ ही जाता है, क्योंकि इतना लीगलिटीज किसको पता। तो कंपनी ना, जो 10 करोड़ के नीचे वाले हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो भी सीएस को ढूंढ के लाता है, भाई आओ करके दो जो भी है। तो जहां कंपनी में सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी है, वहां सीएस का सिग्नेचर along with the director mandatory. Specifying the shares held by any person shall be prima facie evidence. Prima facie is a Latin phrase, इसका मतलब है प्राइमरी,
ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन ऑफ सच शेयर्स, माने वो उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को होल्ड करता है, दैट्स इट। अच्छा, अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट हरा देता है माने लॉस्ट कर देता है, गुम हो जाता है, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 states that a duplicate certificate of shares may be issued अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट is proved to be have been lost or destroyed, has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company। ठीक है, कंपनी को पुराना वाला सरेंडर कर दो और नया वाला ले लो, वो 46 सबसेक्शन 2 बताता है। सर्टिफिकेट इशू या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किस मैनर से होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 3, notwithstanding anything contained in the article of a company, the manner of issue of certificate of shares or duplicate thereof, the form of such certificate, the particulars to be entered in the register of members and other matters shall be such as may be prescribed। माने किसको शेयर इशू कर रहे हो, जो इसको इशू कर रहे हो वो मेंबर बन रहा है, उसका रजिस्टर मेंटेन करो, यही बात कर रहा है। शेयर्स हेल्ड इन अ डिपॉजिटरी फॉर्म according to section 46 subsection 4, whereas shares is held in a depository form, the record of the depository is the prima facie evidence of the interest of the beneficial owner। डिपोजिटरी इन द सेंस NSDL CDSL, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज के केस में डिपोजिटरी फॉर्म आ जाता है। मैं बताऊंगा आगे आगे और बताऊंगा सर। पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, कभी कभी क्या होता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डिफ्रॉड करने के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन 46 सेक्शन 5, इफ अ कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड issues duplicate shares, the punishment shall be as under, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 5 times of the face value of the shares। कंपनी का जितना फेस वैल्यू होगा उसका 5 गुना फाइन करेगा अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डिफ्रॉड करने के लिए यूज कर रहे हो, but which may extend to 10 times of the face value of such shares or ₹10 crore whichever is higher। कोई छोटा मोटा फाइन नहीं है, 10 करोड़ या फेस वैल्यू का 10 गुना फाइन कर सकता है। और जो भी ऑफिसर इस पर्टिकुलर काम पे डिफॉल्ट का पार्ट बनेगा लायबल फॉर एक्शंस, मतलब आप समझ गए, डायरेक्टर हो सकते हैं, CS हो सकता है ना। ये फ्रॉड का सेक्शन है, 447 चार्ज हो जाएगा। Physical entitlement to a particular portion of share capital is prima facie evidence by way of share certificate which has to be distinctively numbered। share certificate का एक distinct number होना चाहिए, ठीक है। ये सब रूल है। issued under common seal of the company, signed by 2 directors or directors and company secretary, जो रूल है उसको फॉलो करना है। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा। ये हो गया फिजिकल फॉर्मेट में। अब फिजिकल फॉर्मेट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के केस में खत्म हो गया, माने जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है उसका फिजिकल सिस्टम खत्म हो गया, सब डीमैट करना पड़ेगा। डीमैट हम लोग बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में आई हो तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, है ना। ऐसे बोलते हैं दुनिया में आए हो तो लब कर लो, ऐसा एक गाना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आना है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है? द फुल फॉर्म इज दिस, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, माने बेसिकली डिजिटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। आफ्टर द डिपॉजिटरी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इंडिया, डिपॉजिटरीज कौन? NSDL CDSL। बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल चर्चा करूंगा। इतना जानो कि हम लोग जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो सेबी के अंडर में 2 कंपनी काम करते हैं, ठीक है। दे आर बिग कंपनी सर, कोई छोटा मोटा नहीं है। इन्हें डिपॉजिटरीज कहते हैं। हम लोग पब्लिक जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, हमारा सारा डीमैट अकाउंट का जिम्मेदारी इनके होते हैं। इवन आप लोग पैन कार्ड वगैरह बनाते हो उसके में इसी का हाथ होता है। The listed shares are required to be held in electronic form. Even banks and financial institutions insist for demat of securities for creation of charge। Now rule 9 है, मैंने जो सिक्योरिटी रूल के हिसाब से, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के हिसाब से, रिक्वायर्स एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी माने शेयर मार्केट में लिस्टेड हो तब तो डीमैट है ही, बट अगर आप अनलिस्टेड हो पर पब्लिक हो, माने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो पर पब्लिक हो, तब भी आपको डीमैट करना पड़ेगा। ये रूल 9 है बताता है। 2018
2 अक्टूबर से रूल चालू हुआ है। डीमैट के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, और डीमैट बताते बताते NSDL CDSL के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। और वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, सेक्शन 47 किसको कितना वोटिंग राइट देता है। ऑलरेडी एक आइडिया मिल गया आपको, आप चाहो तो घर पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि वोटिंग राइट्स कैसे जनरेट होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का वेरिएशंस कैसे आता है, सब सेक्शन वाइज बात करेंगे सर। फिर आप लोग जो कॉल मनी के बारे में पढ़े हो, कॉल्स इन एडवांस, है ना, एंड इंसिडेंटल मैटर, सेक्शन 49। फिर इसके बाद में आपको बोनस शेयर्स, ठीक है, राइट शेयर्स, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय को मिलता है, स्वेट इक्विटी, ठीक है। ईसॉप और स्वेट में फर्क भी बता दूंगा, एक होता है ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा, मार्केट में दोनों ही चलता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो डे टू डे मार्केट में बड़ा चर्चा होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर में चर्चा करूंगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, लेकिन पहले शेयर को खत्म कर दूंगा, डीमैट एंड बाकी पार्ट को, फिर शेयर, ठीक है। और जैसे ही प्रेफरेंस हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस और कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट है आगे बताऊंगा। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे ना लॉ को ना प्लीज थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। स्टडी नोट्स, मेरा शॉर्ट नोट जो भी आपको मिले, आप प्लीज उसको गो थ्रू किया करो। क्यों? क्योंकि आप जितना खुद भी पढ़ोगे ना आपका और आइडिया बढ़ेगा। लॉ बहुत बड़ा होता है सर, डिटेल्स होता है, यहाँ आप इंटरेस्ट ग्रो करके उसको रीड किया करो और क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करो लिख लिख के, ठीक है। मेरे को आके दिखाना सर, ऑफलाइन में आके मेरे को दिखाना कि सर आप लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो ना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। आज इतना ही है सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके सर। अच्छा, कल जीएसटी क्लास होगा सर सुबह 9 बजे। Yes, sir. हाँ, कल सुबह 9 बजे जीएसटी क्लास होगा, क्योंकि येस्टरडे का क्लास नहीं हो पाया था ना, तो कल मॉर्निंग 9 o'clock, ठीक है। बता दिया मैं सबको। अच्छा, Yes, sir. ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।